नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आप सभी दर्शकों का महाकाली सम्मेलन 2020 में स्वागत करता हूं। कालिका मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा दोनों जिलों के सीमांत क्षेत्र में एक ऊंची चोटी पर स्थित है, जो अल्मोड़ा के स्याल्दे ब्लॉक में और गढ़वाल के बिरुखार ब्लॉक में पड़ता है। इस चोटी से ठीक सामने हिमालय का दृश्य दिखाई देता है। कालिका मंदिर के चारों ओर पहाड़ी अनेक वृक्ष लताएं से ढके हुए हैं और हरियाली ओढ़े ऊंचे नीचे पहाड़। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी भटियारी वंशज को दी गई है, जो अल्मोड़ा और गढ़वाल से हैं, जो आज भी इसका सनातन रूप से निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 साल में एक बार बहुत बड़ा मेला होता है, जिसे जतोड़ा भी कहते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे आज के बहुत खास गेस्ट सोनिका रमोला जी, जो डिजिटल तरीके से लोगों को एजुकेशन करा रहे हैं और एजुकेशन इस लॉकडाउन में इन्होंने लोगों को कैसे शिक्षा पहुंचे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते सोनिका जी। नमस्ते दीपक रावत जी। आपका महाकाली सम्मेलन 2020 में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। जी सोनिका जी, मैं आपसे थोड़ा पहले एक इंट्रोडक्शन पूछना चाहूंगा, अपने बारे में थोड़ा बताएं हमें और फिर आगे की वार्तालाप हम शुरू करते हैं। सभी दीपक रावत जी को और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं सोनिका रमोला नेगी इस क्षेत्र की बहू हूँ और मैं फिलहाल अभी हाल ही में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो मेरा ससुराल है वो पौड़ी है, जहाँ माँ कालिका का मंदिर है। और माँ कालिका का जो ये मंदिर है ये पौड़ी और अल्मोड़ा के बॉर्डर पे है। तो मेरा जो कर्म भूमि है वो अल्मोड़ा है और मेरा रहना जो है पौड़ी है, तो मेरे लिए ये मंदिर और भी खास हो जाता है। और जी सौभाग्य से मुझे पिछले साल वहां जाने का मौका भी मिला, जो बहुत ही सुंदर है मंदिर बना हुआ। मेरा सभी से जो अभी तक माँ कालिका के मंदिर के जिसने दर्शन नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि एक बार अवश्य जाएं। बहुत ही सुंदर लोकेशन है, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। तो सोनिका जी, आप अभी कहाँ पे हो और आपका जो सब्जेक्ट है, आप किस सब्जेक्ट पे आप टीचिंग करा रहे हो अभी? जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आवाज आ रही है। जी मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अभी कहाँ पे नियुक्त हैं और कहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं? मेरा जो सर्विस है, कार्य क्षेत्र है वो अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक में जीजीआईसी दौलाघाट में मैं लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। जी मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने देखा है कि एक आर्टिकल भी देखा है और कहीं देखा है कि आप इस लॉकडाउन के दौरान आपने काफी लोगों की मदद करी है। वो किस तरीके का था और मुझे थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? एक्चुअली में रावत जी, लॉकडाउन हुआ तो हम लोग अचानक से खाली हो गए घर में। तो जी फिर बहुत ही ज्यादा मतलब हमने एक दिन देखा कि मार्केट बिल्कुल बंद है, कोई दुकान खुली नहीं है। और कभी जैसे हम लोग शाम के समय किसी कार्य से जरूरी कार्य से जैसे सड़क के आसपास गए तो हमने देखा कि पुलिस वाले ऐसे पुलिस वाले, बहुत सारे पुलिस वाले और बहुत से ऐसे लोग जिनका जो बेसहारा हैं और जिनका कोई नहीं है, जो सड़क पर फुटपाथ में रहते हैं, वो लोग बड़े परेशान हैं। तो मेरे हस्बैंड नरेंद्र नेगी, उनके सहयोग से और उनके इनिशिएटिव से हमने एक प्लान बनाया। हमने सोचा कि हम लोग क्यों ना इनके लिए कुछ करें। तो हम दोनों ही मतलब उस क्षेत्र में जितना हमसे संभव हो पाया, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमने बहुत ज्यादा किया, लेकिन जितना हमसे संभव हो पाया क्षेत्र में चाय नाश्ता और उन असहाय लोगों के लिए खाने का जो अरेंजमेंट है हम लोगों ने किया कुछ दिनों तक, जब तक लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन जब तक रहा तब तक हमने वो कार्य किए।
जी, जी, जी। हमारे साथ किरण शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार मैम। वेलकम किरण जी, आपका महाकाली सम्मेलन में स्वागत है। किरण जी भी समाज सेवा करते हैं, तो मैं पहले सोनिका जी से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। सोनिका जी, मैंने आपको देखा है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ करी हैं, फेसबुक पे कुछ आप काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखे हैं। तो आप किस तरीके से इस लॉकडाउन में आपने लोगों को, यानी अभी आप मुझे ये भी बताएँ कि क्या स्कूल अभी खुल गए हैं? किस नहीं, तरीके नहीं, से आप ऑनलाइन। जी, स्कूल तो नहीं खुले हैं और अभी फिलहाल जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के निर्देश हैं, तो 30 तारीख तक तो स्कूल बंद ही हैं। और अगर खुलेंगे भी स्कूल, अगर 30 के बाद खुलते भी हैं, तो बड़ी कक्षाओं को बुलाया जाएगा। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्टूडेंट्स को स्कूल में बुलाया जाना है। और ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ तक बात है, तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च का महीना था, कुछ बोर्ड के एग्जाम भी नहीं हो रखे थे और नया सेशन भी शुरू नहीं हुआ था। तो हम लोगों को थोड़ा 15-20 दिन का समय मिला सोचने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करें, क्योंकि ये कोरोना का देख रहे थे हम, लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा था। पहले 1 हफ्ते के लिए हुआ, फिर 1 हफ्ते के लिए हुआ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा करें बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पहले हमने बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने बच्चों के लिए वीडियोस बना के भेजी। लेकिन मैंने देखा कि वीडियोस जो हम भेज रहे थे, तो किसी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं कहीं नौकरी करते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी था हमारे क्षेत्र में, या मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ों में तो अधिकांशतः ऐसा ही है, कई बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। और पर्सनल फ़ोन तो बहुत कम बच्चों के पास हैं। किसी के पास है तो चाचा का है या उनके पिताजी का है, तो वो उनको बहुत समय तक नहीं मिल पा रहा था। तो वीडियोज़ के साथ-साथ फिर मैंने मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जो परमानेंट हो, जिसमें बच्चे एक बार अपनी कॉपी में अगर नोट्स बना लें, तो मतलब उनके पास वो हमेशा पढ़ने के लिए हो जाए, मतलब वो दोबारा उसको रिवाइज़ कर सकें। तो हमने फिर वीडियोज़ के साथ-साथ कोशिश करी कि हम उनको नोट्स दें। तो मैंने फिर बच्चों के लिए नोट्स बनाए। और नोट में मैंने जो जिन बातों का ध्यान रखा, वो ये रखा कि कम से कम कंटेंट उनको दिया जाए, ताकि वो उसको इंटरेस्ट से पढ़ सकें। यही प्रयास मुझे लगता है हमारे उत्तराखंड के सभी शिक्षक कर रहे हैं। जी, जी, जी। मैम, ये है कि आप अभी जो है ये ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को लेके आपका आपका क्या अभी है कि जैसे 6 मंथ हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं कोरोना के लेके, उनकी पढ़ाई में कुछ फ़र्क पड़ा होगा, काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा, तो वो किस तरीके से आप उनके लिए कोई मैसेज है आपका? मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाई प्रभावित हो चुकी है बच्चों की। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, सभी शिक्षक बहुत कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ये एक अजीब-सी स्थिति आ गई है, इसके कारण जो बच्चों का एक जो कि रेगुलरिटी स्कूल आने से हुआ करती थी, स्कूल आना, एक अनुशासन से सारी क्लासेस लेना, फिर काम करना, चेक कराना, तो वो सब चीज़ें तो बाधित हो गई हैं। लेकिन ये स्थिति ऐसी है, क्योंकि ये कोई सामान्य स्थिति तो है नहीं, असामान्य स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ना करने से कोशिश करना बेहतर है। तो बच्चों को भी मेरे हिसाब से पेरेंट्स का और टीचर्स का सहयोग करना चाहिए। जो थोड़े समझदार बच्चे हों, अगर मेरी बात सुन रहे हों, उन लोगों को एक प्रॉपर 1-2 घंटे या 3 घंटे अपने लिए निकालें डेली। डेली जो ऑनलाइन टीचर्स होमवर्क दे रही हैं, उसको अच्छे से करें। और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पे रिस्पॉन्स करें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई भी अगर बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो ऑनलाइन पढ़ाई जो है नहीं हो पाएगी। तो मेरा यही है कि थोड़ा अगर कोई पेरेंट्स जागरूक हैं, तो वो अपने बच्चों को टाइम से डेली बैठाएँ पढ़ाने के लिए। बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि बच्चों का अगर एक रिदम टूट जाएगा पढ़ाई से, तो आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो सकती है। और जब स्कूल खुलेंगे, तो वो एकदम से, मतलब उन लोगों को तो खाली बैठने की या फिर कम पढ़ने की आदत हो जाएगी। स्कूल आने पे उनको थोड़ा दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर उनको बैठना चाहिए, घर में पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन जितनी देर मैडम वीडियो पे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाती हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पढ़ाती हैं, या कोई लेक्चर बना के भेजती हैं, कोई रिटन मटेरियल देती हैं, तो उनको वो प्रॉपर सारा काम करना चाहिए, वो वीडियोज़ देखनी चाहिए। जी। जी, जी बिल्कुल। एक आपने बताया टेक्निक, क्या बताई आपने ऑनलाइन, यानी उनको कैसे समझ आएगा बच्चों को? जैसे आप कह रहे हो कि ऑनलाइन आपने प्लानिंग करी है, तो ऑनलाइन यानी
जैसे हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ऐसे आपने उनको किया है, क्योंकि एक साथ इकट्ठा तो होना ही नहीं है। नहीं, हम लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि व्हाट्सएप में भी 8 बच्चे जुड़ पा रहे हैं। तो कई बार तो हम जी व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं तो 7-8 बच्चों को जोड़ लेते हैं। जैसे एक ग्रुप को अभी जोड़ लिया, एक ग्रुप को कुछ टाइम बाद जोड़ लिया, या हमने बीच में ज़ूम ऐप का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ज़ूम ऐप में जितने बच्चे कनेक्ट हो पाते हैं, उसमें काफ़ी बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी बेसिकली आप एक नोट्स बनाते हो और नोट के थ्रू आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक क्लास में कितने बच्चे होंगे? अगर एक क्लास में अगर आप मान के चलो, हमारे टाइम पे तो 100 बच्चे हुआ करते थे। अब थोड़ा क्या बच्चे कम हो गए हैं क्या क्लासेस में? हाँ, स्थिति अलग-अलग है। प्लेन्स की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा संख्या है क्लास में। 100, 150, 150, 200 बच्चे तक भी एक क्लास में हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ के टीचर्स को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आ रही होगी इस टाइम पे, क्योंकि इतने सारे बच्चों को कॉन्टैक्ट करना, फ़ोन करना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोड़ना, बड़ा ही टफ टास्क है। और वो लोग मतलब ऐसी स्थिति में ये हो रहा होगा कि जो बच्चे थोड़े से जागरूक होंगे और जिन बच्चों का पढ़ाई में शुरू से इंटरेस्ट रहा होगा, वो बच्चे तो इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं। तो वो बच्चे शायद मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत कर रहे होंगे इस टाइम पे। और पहाड़ों में जी ऐसा है जी कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं, किसी में 25 बच्चे हैं। तो पहाड़ों में ऐसा है कि कम बच्चे हैं तो उनसे कांटेक्ट करना थोड़ा-सा आसान है प्लेन्स के मुकाबले। लेकिन पहाड़ों जी में जी दिक्कत जी। है कि बच्चों के पास फ़ोन नहीं है। पहाड़ों में फ़ोन की और नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। जैसे आपने कहा कि जूम के थ्रू आपने बच्चों को ऐसे, देखो जूम में भी एक कोई लिमिटेड है, मुझे लग रहा है 100 लोगों को जोड़ सकते हैं उसमें एक कॉन्फ्रेंस में। एक वैसे तो उसमें पेड ऑप्शन भी है कि आप पेड जी, जी। लोगों को औरों को जोड़ सकते हैं, लेकिन जो फ्री वाला ऑप्शन है उसमें, और मुझे लग रहा है सारे गांव के लोग उसमें जूम ऐप को समझ नहीं पाते हैं, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो हाँ, जाती है। तो कहीं ये शहरों के ये लिए ये प्रॉब्लम है। शायद इजी हो सकता है, हमारे यहाँ पे नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम आई इस तरह की इसमें? लेकिन मैं सबसे पहले मैं जरा किरण जी के पास भी जाना चाहता हूँ, फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। जी, 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 आप लीजिए। जी किरण शर्मा जी, जी आप सुन पा रहे हो मेरे को? जी जी जी, आई कैन हेयर यू। सुन पा रही हूँ मैं आपको। जी यस जी मैम। मैम मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा अपना एक तो इंट्रोडक्शन हमें बताएं, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार। पहले तो माँ कालिंका की जय हो। और हमारा पिछले साल का प्रोग्राम था कि डेफिनेटली हम वहाँ पे जाएं। और मेरे ख्याल से वहाँ पे तो एक बलि प्रथा होती है कि बकरा बकरा काटते हैं। तो हमारे को एक अब दोस्त वो है बलि जो प्रथा गांव में मैम थे। खत्म हो गई है, एक तो गवर्नमेंट की अच्छा, तरफ तो से वो कुछ वो बोल रहे थे उसमें। कि हाँ वो लेके जाएंगे बकरा बकरा। तो मैंने कहा उसमें मैं इंटरफेरेंस नहीं करती हूँ। बट जरूर हम लोग हमारे तो जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरा ससुराल है, कि ये जो मेरे छत का बरामदा है, तो वहां से आपका दिखता है उतना वो पहाड़ दिखता है। तो सुबह सुबह बिना देखे ही मतलब दर्शन किए ही दर्शन हो जाते हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता कि हम जो है उतना दूर जा नहीं पाते हैं। बट सुबह लेके हम एक प्रार्थना जरूर करते हैं कि सब सारा जितने भी विश्व में जितने भी लोग हैं वो स्वस्थ हों, प्रसन्नचित रहें और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। दूसरी चीज है कि मेरा नाम किरण नौगाई है। किरण शर्मा भी आप कह सकते हैं मेरे को। और मैं खास पौड़ी से ही हूँ। पौड़ी में ही मेरे पैदा हुई, वहीं पे मैंने स्टडी की, वहीं मैंने कॉलेज किया। और जैसे मैडम कह रही हैं कि हम वहीं की बेटी और बुआरी हैं, तो मैं भी यही कहती हूँ कि हम पौड़ी जिले की मैं बेटी हूँ और पौड़ी जिले की ही मैं बुआरी हूँ। तो इस बात को मुझे बहुत मान होता है कहने के लिए कि एक ही जिले में मैंने पैदा हुई और एक ही जिले में मैं बहू बन के गई। तो इट्स रियली अ ग्रेट सरप्राइज फॉर मी की मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा है। मेरे हस्बैंड बॉर्न बॉट अप मुंबई के हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आई रियली मिस, क्योंकि मैं पैदा ही पौड़ी में हुई। बीच में हम देहरादून में थे, इलाहाबाद में थे, बरेली में थे, मुरादाबाद में थे, डैडी मेरे पॉलिटेक्निक में थे। तो हम घूमते रहते थे। वो टाइम पे हम इतना मिस नहीं करते थे। बट जब 96 में मेरी शादी हुई और हम अब्रॉड चले गए, तो आई रियली मिस द अपॉर्चुनिटी। अपनी गढ़वाली भाषा ज्यादातर मैं वो अब उसे पौड़ी मिस पौड़ी में करती थी। कहाँ से हो आप? मैं खास पौड़ी से हूँ, प्रॉपर पौड़ी में नहीं, हूँ। पौड़ी में गांव का नाम क्या है आप यानी? अच्छा, नहीं, मेन प्रॉपर पौड़ी पौड़ी से ही है। हो आप? पौड़ी से ही अच्छा हूँ अच्छा। मैं। कंडोलिया में मेरा घर है, कंडोलिया मंदिर के नीचे जो है एग्जैक्टली वहां पर मेरा घर है। एंड वी आर जी जी। जोशी फैमिलीज फ्रॉम माई मायके से, मैं जोशी फैमिली से हूँ।
तो मुझे जब मैं अब्रॉड से बाहर निकलती थी और दिल्ली पे टच करती थी, और दिल्ली के बाद जब मैं कोटद्वार वाले एरिया में आती थी, तो वहां पर जब गढ़वाली भाषा सुनने को मिलती थी तो लगता था वह मतलब बहुत कुछ मिल गया है ना। जब गढ़वाली में लोग बातें करते थे आपस में, तो वो टाइम पे एक जो मूवमेंट होता है, जो एहसास होता है अपनी मातृभूमि से जुड़ने का और मातृभाषा को सुनने का, दैट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। मैं ऑलवेज मेरे दोनों बच्चे दुबई में पैदा हुए, दे बॉर्न बॉट अप इन दुबई। तो बच्चों को भी मैंने गढ़वाली से जोड़ा। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे अंग्रेज लोगों के साथ ही रहे, नहीं, उनको भी हमने गढ़वाली संस्कार सिखाए, क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं, जैसे आज दीपक भाई आप कह रहे थे कि विधायक साहब को कि आप पाँव छूते हैं, तो ये हमारा कस्टम है। हमें माँ बाप ने सिखाया, दादी दादा ने सिखाया, यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों को सिखाया। तो यही कस्टम हम आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं कि हम अब्रॉड में बच्चे पैदा हुए तो हाय हेलो, नहीं, ना मॉम ना डैड। हम आज भी उस कस्टम को करते हैं, और आज भी मेरा बेटा जब ऑफिस जाता है तो मेरे और मेरे हस्बैंड के पाँव छू के जाता है। तो ये कस्टम वैल्यूज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो आगे उनके बच्चों तक पहुंचे। तो दिस इज द गढ़वाली कस्टम। फिर 96 में मेरी शादी हो गई, फिर हम अब्रॉड चले गए, दुबई में थे, उसके बाद हम आबू धाबी में थे, फिर दोहा कतार में थे, एंड माय हस्बैंड वर्क आईटी फील्ड में, ही इज होल्डिंग अ बिग पोजीशन देयर। और मैंने आबू धाबी में खुद काम किया है, जैसे मैडम ने टीचर का जॉब किया है, करती हैं। मैंने आबू धाबी में जो है 8 से 10 साल पढ़ाया, उसके बाद मैं दोहा शिफ्ट हुई, दोहा में भी मैंने वहां पर जो है टीचिंग किया। तो टीचिंग इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और आज के जमाने में मैं ये सोचती हूँ कि काफी चीजें जब हम बच्चों के साथ मिंगल होते हैं, बच्चों के साथ जुड़ते हैं, तो काफी चीजें हमें उनसे सीखने के लिए मिलती हैं। जैसे फटाफट कोई चीज, मोबाइल दे दीजिए आप किसी बच्चे को तो फटाफट बता देगा ऐसे करना है वैसे करना है। जो नई टेक्नोलॉजी है वो भी उनको बहुत अच्छे ढंग से आती है। जो पैटर्न है पढ़ने का तो वो टोटली डिफरेंट हो गया है। मेरे बच्चे दोनों जो है वो अलग मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो जो मीडियम अब हमारा आईजीसीएसई जो लेके आ रहे हैं यहाँ पर, नया वाला आने वाला है, उसमें उसमें बहुत फर्क है। और वो मीडियम की मैं तारीफ करती हूँ भारत सरकार की, कि इस समय अब जो बच्चों को जो नया आने वाला जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ाने वाले में, उनको एक बहुत बड़ा फैला हुआ फील्ड मिलने वाला है, कि जो बच्चा अगर जो हमारे टाइम पे आर्ट साइड लेता था वो साइंस नहीं ले सकता था, जो साइंस लेता था वो कॉमर्स नहीं ले सकता था। बट जो आने वाला अब विस्तृत फील्ड जो आने वाला है, तो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में कर सकता है, और आगे मास्टर्स करने के लिए वो एक सेपरेट सब्जेक्ट ले सकता है। तो वो आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो वहां से फिर 2013 में हम लोग वापस लौटे अब्रॉड से, और उसके बाद ये सोचा कि बच्चे मेरे अब अपने पाँव पे सक्षम है, खड़े हो चुके हैं, कर सकते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये प्लान किया कि नाउ हमने अपने बच्चों को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे दिया है। नाउ दे कैन स्टैंड देयर ओन फीट। तो अब हम जाके जो है गढ़वाल चले जाते हैं। तब हम वहां से हमने ये सोचा कि 1.5 साल पहले हमने सोचा कि हम गढ़वाल चले जाते हैं, और वहां पर हमने देखा है कि काफी चीजों की कमी है। बच्चों का इंग्लिश स्पीकिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम उनके साथ, जो गांव के बच्चे हैं उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे मैडम कह रही हैं। वाकई में हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वहां पर वो बहुत अजीब सी है, कहीं तो नेट आता है, कहीं नेट नहीं आता है। तो मैं मैडम की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि जब वो पढ़ाते होंगे तो कितने डिफिकल्ट होगा पढ़ाना। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से जब भी पढ़ाई हो तो कम से कम जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद है, वो इस चीज का ध्यान रखें कि कोरोना तो सिर्फ अभी आया है, थोड़े टाइम के बाद चला जाएगा, बट आने वाले फ्यूचर में हम बच्चों को अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी से जोड़े, तो हमें दिल्ली, बम्बई या कलकत्ता भागने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास अच्छा आईटी सिस्टम वहां हो जाता है, तो हमारे बच्चे आईटी का डिपार्टमेंट वहीं से संभाल सकते हैं, इज नो प्रॉब्लम। जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जो अभी माइग्रेट हुए हैं, वापस रिवर्स माइग्रेशन पे गए हैं, तो वहां पर आईटी फील्ड में जितने लोग हैं, अगर वहां पर हमको अच्छा हब मिल जाता है आईटी स्टार्ट करने का, अच्छा बैकअप मिल जाता है हमें जो है इंटरनेट के थ्रू, तो डेफिनेटली हम वहां पर भी जो गए हुए आईटी के बंदे हैं उनको एक साथ जोड़ के हम जो है आईटी बिजनेस की तैयारी करेंगे। तो ये हमारा सपना है। और हम रिवर्स माइग्रेशन को प्रमोट करते हैं। लोग कहते हैं पलायन, पलायन तो हो चुका है। मैं रिवर्स माइग्रेशन को प्रमोट करती हूँ कि जो रिवर्स माइग्रेशन में लोग इस समय आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से हम स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, किस तरह से हम उनको डॉक्यूमेंटेशन के साथ जोड़ सकते हैं। तो आई एम वर्किंग फॉर दैट कि मुझे क्या करना चाहिए मेरे आने वाले भाई बहनों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं एंड दे आर नॉट गोइंग बैक एक्चुअली। सो हम उस पर काम कर रहे हैं। जी जी जी। वैसे तो हम मैं ये इस इंटरव्यू को महिलाओं के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, तो आप हमारे साथ तो मेरा आपसे ये है कि आप किस तरीके का कार्य कर रहे हैं अभी महिलाओं से लेके
जी किस तरीके के कार्य कर रहे हैं, यानी किस तरह से उनको एडवाइस करते हैं? और बिल्कुल एक्चुअली हमने ये सोचा है कि जब मैं गाँव गई तो मुझे लगा मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए, सच कहेंगे तो आपसे ये बात है। तो उस समय पे माय हस्बैंड सजेस्ट मी कि आप इस तरीके से कोई काम लीजिए जो थोड़ा-सा अच्छा हो, नया फ़ेम में हो, थोड़ा लाइट वेट काम हो, तो हमने सेलेक्ट किया मशरूम फार्मिंग के लिए। तो मशरूम ग्रोइंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये तो इस समय तो एक समझिए कि ये प्रकोप हो गया है प्रकृति की तरफ से कि मतलब महामारी आ गई है, तो थोड़ा-सा हम जो है पीछे सरक गए हैं। पर आने वाली जो जो है पिछले साल से हम काफ़ी मात्रा में मशरूम लगा चुके हैं। काफ़ी फैमिलीज़ को हमने जो है ट्रेन किया है, सिखाया है अपनी तरफ से और अभी भी हमारे पास काफ़ी ऑफर्स थे जहाँ हमें जाना था, पर ये जो महामारी से सेफ डिस्टेंस हो गया, महामारी जो आपस में जो बढ़ चुकी है, उससे सेफ डिस्टेंस बनाने के लिए और किसी को भी अपने घर पे हम ट्रेनिंग के लिए नहीं बुला सकते हैं। पर इसके साथ-साथ हमने ये सोचा है कि मैंने अपने घर को एक तरीके से डेमो सेंटर बनाया है। इसमें मैं लोगों को जो होती है पॉली हाउस की ट्रेनिंग देती हूँ। मैंने पॉली हाउस लगाया है। इसके अलावा मैंने जो है ये साल में अभी 2 महीने पहले ही मैं आई हूँ मुंबई, तो मैंने उससे आने से पहले वहाँ पर जो है एक जो है रेन हार्वेस्टिंग के लिए जो है गड्ढा बनाया है, जिसमें 15,000 से लेके 20,000 तक का पानी हम स्टोर कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि नैनी डांडा ब्लॉक में किसी ने अभी तक बनाया होगा। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो वी आर गिविंग ट्रेनिंग टू अपने गाँव के विलेजेस को हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप लोग जो है जहाँ पर पानी बहुत मात्रा में आता है, तो वो पानी को स्टोर करने की जो है आप तैयारी कीजिए क्योंकि ये पानी हमारे को बाद में काम आता है जब पहाड़ों पे पानी की कमी हो जाती है, गर्मियों में पानी नहीं मिलता है, वो टाइम पे आपको कृषि करने के लिए पानी आपके काम आता है। दूसरी चीज़ है कि मेरा फिशरी डिपार्टमेंट से भी बात हुआ है कि जो गड्ढा मैंने बनाया सर जी मैं उसको किस तरीके से उपयोग में ला सकती हूँ। तो उन्होंने कहा है कि फिशरी डिपार्टमेंट वाले जो डॉक्टर पुरुषोत्तम जी हैं उनसे मेरी बात हुई थी पौड़ी में और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमारी बातों को सुना और उन्होंने बहुत हमको प्रमोट किया कि नहीं मैडम हम आपके साथ हैं, आप बताइए। मैंने कहा देखिए सर जी मैं हमेशा स्वरोजगार के बारे में सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कुछ नया आइडिया, नया क्रिएशन हो, लोगों के लिए कुछ नया सीखने को हो क्योंकि घास, व्हील तो ये सब हमेशा ही रहता है तो इसके अलावा कुछ हट के चीजें हो तो हमने उनको बोला तो उन्होंने कहा है कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे और फिर मैंने कहा कि जो आज ट्रेनिंग हम आपसे लेंगे वो ट्रेनिंग हम आपके आने वाली जो जनरेशन है या आने वाले जो लोग हैं या जो अभी आ चुके हैं हम उनको वो ट्रेनिंग देंगे। फिशरी डिपार्टमेंट वाली जो मच्छी पालन का होता है उसके बारे में भी मैं अब जाके उनसे ट्रेनिंग लूंगी और वहां पर वो भी सिखाऊंगी। दूसरा तीसरा हम जो है जैविक खाद के साथ जुड़ रहे हैं कि किस तरीके से आप केचुओं से जैविक खाद बना सकते हैं वो हो गया। अभी मैंने बीच में रिसेंटली जो मेरा बंजर भूमि थी मेरे बंगले के अगल बगल में घर के अगल बगल में तो वो भूमि मैंने जो है आधा से ज्यादा मात्रा में खुद ही खोदी क्योंकि कोरोना के टाइम पे ये जरूर सीखने को मिला है कि अगर आपके पास सब्जियां नहीं है तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। तो उसपे मैंने खुद की अपनी सब्जियां लगाई हैं। मैंने आलू लगाया, प्याज लगाया, उसके बाद हमने लहसुन लगाया, उसके बाद हमने हरी धनिया लगाई है। तो ये जो कुछ पत्ते हमें खाने को भी मिले, हरी सब्जियां लगाई हैं, पालक लगाया, मूली लगाया, मेथी लगाया। तो ये चीजें आई, हमने तो क्या खाया, गांव वालों ने भी खाया। तो अच्छा लगा कि मतलब कोरोना ने हमें सिखाया कि जो सूक्ष्म रूप से आप बड़े-बड़े ब्रांड्स लेते हो, ठीक है? हम फलाना ये शैम्पू, फलाना टूथपेस्ट, ऐसा वैसा नहीं। लोकल जो भी स्टफ था, जो हमें मिला, जैसा मिला हमने वो इस्तेमाल किया। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोकल स्टफ है, वो मेरे दिमाग में आइडिया है कि अगर हम लोकल स्टफ में जिंदा रह सकते हैं, हमें फॉरेन ब्रांड की जरूरत नहीं है। तो वहां पर जो है हमने लोकल स्टफ को भी यूज किया, लोकल सामानों को यूज किया, हमने जैविक खेती को प्रमोट किया है मैंने और मैं चाहती हूँ कि लोग जैविक खेती से भरपूर रूप से जुड़े क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ये मैंने चीज देखी है और मैं जब गांव से यहाँ आई तो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट कि मैं हरी सब्जियां खाती थी, भिंडी अपने खेत की खाती थी। तो मैं चाहती हूँ मैं किसानों को प्रमोट करूँ कि आप जैविक खेती से जुड़िए। दूसरा चीज है कि हम वहाँ पर गृह उद्योग की तैयारी कर रहे हैं लेडीज के लिए और उसके साथ ही साथ जो है मैं आने वाले जो नए साल में जो है एक एनजीओ की तैयारी कर रही हूँ जो सिर्फ लेडीज के लिए और बच्चों के लिए काम करेगा। किस तरीके से बता देती हूँ आपको कि लेडीज की जो है कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कोई सॉल्व नहीं कर पाता है। दूसरी चीज है हमारे ग्रुप में एक मैडम है, एक वो फिजियोथेरेपिस्ट है, मेरी फ्रेंड है, मुंबई से है, शी इज अ महाराष्ट्रियन
लेडी, तो वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। मैंने उनको जोड़ने का इसलिए सोचा है क्योंकि हमारी खास करके जो हमारे गांव की महिलाएं हैं वो बोझा भारा जो उठाती हैं, बुजुर्ग हो या जवान हो, तो एटलीस्ट उनके थोड़े टाइम के बाद शोल्डर्स में पेन हो जाता है, टांगों में प्रेशर पड़ता है, सर पे भार पड़ता है, हाथ दुखने लग जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मेरी दोस्त वहां पर आए, इसीलिए उनको जो है एनजीओ में शामिल किया जा रहा है कि वो वहां पर आके जो है एक तो एक्सरसाइज के बारे में उन्हें बताएंगी, उनके डोज के बारे में बताएंगी, उनके डाइट के बारे में प्लान करेंगे कि किस तरीके से उन्हें डाइट लेना चाहिए, किस हिसाब से क्या खाना चाहिए और किस तरीके से वो एक्सरसाइज करेंगे, किस तरीके से वो अपने भारे को होल्ड करेंगे, सर पे रखें या कंधे पे रखें, जो भी वट वो उनको कंफर्टेबल लगता है। तो उस पर हम काम करना चाहते हैं उनके साथ। बाल विकास पे मेरा दूसरा टारगेट जो है बाल विकास पे, जैसे मैडम ही कह रही है कि मतलब प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में या किसी चीज में या किसी चीज में, तो वहां पर हम जो है एक तो वहां पर बच्चों का जो है इंग्लिश स्पीकिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नजर आता है, पर ये नहीं कि क्या वो कर नहीं सकते। मैं खुद जीजीआईसी से हूँ, तो मैं कोई सेंट थॉमस या कॉन्वेंट से नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ। मैं वहां पर बच्चों को ये सिखाना चाहती हूँ कि इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक बोल सकता है, एंड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप कोई पहाड़ तोड़ने जा रहे हैं, सिर्फ उनको थोड़ा सा मोल्ड करना है, ट्रेन करना है। तो उसके लिए भी हमारे साथ जो है 2 बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ, जो मेरे बच्चे हैं सागर और सिमरन, दे विल गिव द ट्रेनिंग कि कैसे बात करनी है, किस तरीके से, क्योंकि मेरी बेटी खुद ही आजकल जो है वो अपनी इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट करती है। फॉरेन से लेके देहरादून से लेके हर जगह से बच्चे आते हैं जिनके ग्रामेटिकली जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को भी अपने एनजीओ से जोड़ा है, इसीलिए जोड़ा है, इसी बेस पे जोड़ा है कि वो वहां जाके उनको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रमोट करें, उन लोगों को, बच्चों को सिखाएं, छोटी छोटी राइम्स होगी, स्टोरी होगी, उनका वीडियो फ्लैश करें, ये करें। तो इस तरीके से दूसरा मेरा जो एनजीओ बनाने का महत्व ये है कि जो भ्रूण हत्या हो रही है, चाहे वो गढ़वाल में हो, पहले तो हम सुनते नहीं थे गढ़वाल में, अब गढ़वाल में भी हो रहा है कि जो बेबी चाइल्ड है उसको नहीं चाहिए किसी को बेबी चाइल्ड, तो वहां पर मेरा ये मोटो है कि मैं उस फैमिली को प्रमोट करूंगी। मैं जो बच्चा जो भी बेबी चाइल्ड को बॉर्न करेगा, उनकी माँ के लिए 1 महीने का फल और दूध मैं अपनी तरफ से दूंगी, अगर वो पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं। दूसरा जो है, जब बेबी चाइल्ड पैदा होगा उसके 1-1.5 महीने के बाद हम उसके नाम से जो है, चाहे कितना भी हमारी मर्जी हो, जैसा भी हो, हम उसके लिए जो है पैसे जमा करेंगे। तो दिस इज माय मोटो कि हम बेबी चाइल्ड को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनके पेरेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं या इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, दैट इज माय मोटो। मैं इस जी चीज जी पे काम इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा है कि जो भ्रूण हत्या है उस पर मैं जरा सा रुकाव करना चाहती हूँ। महिला महिला शिक्षा की ओर, जो साक्षर नहीं है उन महिलाओं को साक्षर करने के लिए मैं सोचती हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो टीचर, आई एम बीएससी बीएड, तो मुझे पता है कि किस टेक्निक के हिसाब से जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं उसी तरीके से टेक्निक के हिसाब से जो है हम उन्हें भी एजुकेट करेंगे, एटलीस्ट वो अपना हस्ताक्षर करना समझ जाए, वो थोड़ा पढ़ना सीख जाए कि जो पेपर वो हस्ताक्षर कर रहे हैं दैट इज करेक्ट और नॉट, उनके बेनिफिट के लिए या उनके अगेंस्ट में यूज किया जा रहा है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज उस चीज का भी आ जाए, क्योंकि काफी जगहों पे जो है थंब इम्प्रेशन डाल के जो है जायदाद लेना या कुछ और काम करना या कुछ और क्राइम हो जाता है, जो बेचारे इनोसेंट लेडीज पढ़ नहीं पाती हैं, समझ नहीं पाती हैं। इसके अंतर्गत जी जी अगर इसके अंतर्गत मेरा ये है कि एनजीओ खोलने का मतलब ये है कि जो लेडीज कमाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, क्योंकि मैं हर एक को बोलती हूँ कि आप कीजिए, बट उसमें से 100% में से सिर्फ 75 टर्न होती हैं कि हाँ वी कैन डू समथिंग, मैं कुछ करने चाहता हूँ, मैं आगे भविष्य में कुछ कर लूँ या ऊ कुत्ता मेरू नयू प्रयोजन इच्छी कि जन हम मसाला चक्की लगेला हम चांदा चाकी जो बड़ू गांव होलू बड़ू हब होलू वक्त जाके हम जो गृह उद्योग हम अपन गृह उद्योग की ब्रांच वक्त डलला या हम एनजीओ की ब्रांच वक्त डलला, तो जो हमारा दिया गया सामान ची उते उते बनाणु, उनको ट्रेनिंग देणु, वो सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट उते से कहला। उनको सामान जब तैयार हो जालो तो वो सामान लाणु और ले जाणु और वहां तक करी मार्केटिंग करनु, वो हम सब काम कर ला थी। जन अभी मैं मशरूम या ट्रेनिंग दे दो, मशरूम जो ची अगर आप रॉ मशरूम ते जो ची ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकता, तो वो रॉ जो भी रॉ मटेरियल हो, ज्यादा टमाटर होंदन, जन कद्दू ज्यादा होगी, काफी चीज छन जो चन खेतों में पड़ी रहती, कोई इस्तेमाल नहीं होदू, तो वहाँ चीजों का इस्तेमाल करना हम सिर्फ एक चीज करता कि हम आपको बायो प्रोडक्ट्स तैयार कर ला, जी जन मैम जी टमाटर चन
ती उते ड्राई कर सकदा, वाको टोमेटो केचप बनवा सकदा, वाकी चटनी बना सकदा। जैसे हम एक साल से लेके 6 महीने से लेके 1 साल का अंतर करते हैं, वहां तक लेबलिंग करीते हम जो मार्केट में भेज सकता है। जो टमाटर 2 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 40 रुपए किलो आप चटनी जो डबल प्राइस में जली। तो मैं डायरेक्ट किसानों तकड़ी जुड़ना चाहता हूँ ये फेम कि भैया इनची की ग्रह जो कतरू हम जो अब क्या होंदन कि जो ब्रोकर्स होंदन, ब्रोकर्स क्या करदन कि आप एक लमसम अमाउंट दे देन। मैं चाहता हूँ कि हम वी आर नॉट ब्रोकर्स, है ना, वी आर गोइंग टू हेल्प दीज गाइज। तो मैं ये कहती हूँ कि वहां पर जो है हम जब किसानों के साथ जुड़े तो हम किसानों को जहाँ पे 5 रुपए का 1 किलो कद्दू जा रहा है या 10 रुपए किलो जा रहा है, तो हम सोचे कि 12 रुपए 15 किलो 15 रुपए या 50 रुपए किलो के हिसाब से उनको कुछ तो ऐसा बायो प्रोडक्ट्स बना के दें या कुछ ऐसा फॉर्म बना के दें कि जिससे उनकी जो किसान की जो वैल्यू है, जो मैं समझ सकती हूँ, आई कैन फील द पेन। मैं समझ सकती हूँ कि जब मैं अपने बर्तन धोए का पानी उठा के, जब पानी नहीं आता था तो मेरे किचन गार्डन में मैं कैरी करके लेके जाती थी, मैं डालती थी उसको ना, तो जी जी वो आई कैन फील द पेन। मैंने जो है बुराई करना सीखा, मैंने खेत खोदना सीखा, तो आई लर्न एवरीथिंग। बट मैंने कभी अपने फ्यूचर में नहीं सीखा था, ये कभी देखा नहीं था, किया नहीं था। बट मेरे दिल में था आई वांट टू गिव माय 100% टू एवरीवन, कि उन्हें जी पता चले कि गांव में किरण नौगाई आई है तो खाली बैठ के ऑर्डर नहीं करती कि तुम ये कर दो वो कर दो। मैं उनके साथ दिन रात खेत में रहती थी, जो मेरे साथ काम करते थे, और बहुत अच्छी गुड़ाई में कर लेती हूँ। मैं खुद अपने मुंह से कहती हूँ, कभी आप आए दीपक भाई जी तो मैं आपको भी जी दिखाऊंगी जी कि जी मेरे पॉली मैम, हाउस बहुत में अच्छा कार्य 24 है, ये घंटा बहुत हरा अच्छा भरा कार्य रहता है। है। और आई आप जिस रियली तरीके से, मैं फील आपसे प्राउड। बस एक मेरा अभी मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछता हूँ, इससे पहले मैं आपसे मशरूम के ऊपर पूछूंगा 2-3 क्वेश्चन। मैं पहले जी एक क्वेश्चन जी हमारे सोनिका रमोला जी से, नेगी जी से पूछ लेता बिल्कुल। हूँ। रमोला जी, मैं आपसे ये पूछना था, टीचर जो है, जैसे सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, टीचर जो है वो 3 तरीके के हैं। जैसे जो प्राइमरी टीचर होते हैं, आई थिंक वो 5th तक क्लास तक होते हैं। एक बोलते हैं एलटी टीचर, जिन्हें शायद जो है 6 से और 12 तक होते हैं, और एक लेक्चरर टीचर होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, प्राइमरी टीचर के लिए किस तरीके की एजुकेशन चाहिए, यानी किस तरीके का, अगर कोई कैरियर बनाना चाहता है उसमें, तो किस तरह के कितने परसेंट मार्क चाहिए, और एलटी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आप सबसे पहले मुझे प्राइमरी टीचर के लिए बताइए कि प्राइमरी टीचर के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं और किस तरीके से प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा दीपक जी। जो टीचर्स हैं, टीचर्स का हम स्पेशल या इस तरीके के कैटेगराइज तो नहीं कर सकते जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, मतलब जैसे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम देखें तो प्राइमरी टीचर जो है क्लास 5th तक पढ़ाता है, और एलटी टीचर जो होता है वो 6 से लेकर 10 तक पढ़ाता है, और जो लेक्चरर होते हैं वो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। फिर अगर जी हम इससे ऊपर बात करें तो फिर प्रोफेसर हो गए, वो ग्रेजुएशन लेवल पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो टीचर्स के मतलब कई तरीके के टीचर्स हैं। अगर मैं प्राइमरी टीचर्स की बात करूं तो उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर्स के लिए पहले एक बीटीसी का कोर्स होता था, तो जी वो तो अब बंद हो गया है बीटीसी का कोर्स। अब जो है हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एक डीएलएड कराता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कोर्स है उसके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, और उसमें एज लिमिट भी है आपकी 30 मैक्सिमम है, 30 साल। और उसमें ऐसा है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ कंसेशन है, मेरे ख्याल से शायद 5 साल का कंसेशन है। तो डीएलएड का जो कोर्स है उसकी अगर मैं बात करती हूँ तो डीएलएड जो है एक एग्जाम होता है पूरे उत्तराखंड लेवल का, और उस एग्जाम में हर डिस्ट्रिक्ट से 50 सीटें, हमारे जब मैंने एक बार दिया था तो उस समय 50 सीटें थी। जो पहला बैच जो उत्तराखंड का था उसमें मैंने भी डीएलएड का एग्जाम दिया था, तो मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया था। तो उसमें क्या होता है कि 50% मार्क्स होता है, 50 ही सीट होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उसमें बहुत अच्छा खासा एग्जाम होता है। जनरल क्वेश्चंस आते हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ हिंदी के क्वेश्चन, कुछ सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन। और उसके बाद उस एग्जाम में पूरे स्टेट लेवल, मतलब स्टेट लेवल पर बच्चे निकाले जाते हैं। और वो जो होता है पेड एग्जाम होता है, मतलब कि 35,000 फीस उसकी पर ईयर की होती है, और 2 साल का वो कोर्स होता है। और उसके बाद आप लोगों की जॉब गारंटी होती है। वैसे उसमें लिखा होता है कि जॉब गारंटी नहीं होती, लेकिन मेरा मेरा जो अनुभव है उसमें ऐसा होता है कि वो उतनी ही सीटें निकालती है जितनी की वैकेंट होती है। गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर्स में जितनी सीटें वैकेंट होती है उतनी ही वो निकालते हैं। तो जब बच्चे ये कोर्स करते हैं तो उसके बाद वो उनको वहां डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो ये एग्जाम हो गया, ये तो हो गया प्राइमरी एजुकेशन के लिए।
पहले क्या होता था, बीच में इन्होंने ऐसा भी किया कि जिन्होंने बीएड कर रखा था और उन्होंने टीईटी की परीक्षा पास कर ली थी, टीईटी फर्स्ट, उन्होंने क्या करा कि बीएड प्लस टीईटी अगर किसी का था तो उन लोगों को भी प्राइमरी टीचर के लिए प्रेफरेंस दी थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड आपको करना पड़ेगा, और टीईटी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका फर्स्ट जो एग्जाम होता है वो आपको पास होना चाहिए, तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। यानी उसमें जनरल क्वेश्चन है, यानी उसमें कोई पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ नहीं है नहीं प्राइमरी नहीं, ऐसा टीचर्स के कुछ नहीं, कोई लिए। सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, एक उसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि मेरिट अलग अलग बनती है। जैसे कि आपने एग्जाम पेपर तो एक ही आएगा, लेकिन जो साइंस, जिन्होंने बच्चों ने अपना जी, साइंस स्ट्रीम दिखाया होता है, जो बोलेंगे कि भाई हमारा ग्रेजुएशन साइंस से था, पीसीएम से था या पीसीबी से था, तो उनकी मेरिट अलग बनती है, और आर्ट्स वालों की मेरिट अलग बनती है, 25-25, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट। प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हो आप? ये प्राइमरी टीचर की बात कर रही हूँ। जी जी जी। और लेक्चर जिन्हें हम एलटी भी कहते हैं। एलटी और लेक्चरर दोनों अलग अलग हैं दीपक जी ना। एलटी वाले क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ाते हैं, जो एलटी टीचर्स होते हैं हमारे, और जो लेक्चरर ओके टीचर ओके होते हैं हमारे, वो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। तो अगर ओके मैं ओके। एलटी की तो बात करूँ, हाँ, हाँ, तो एलटी के लिए क्या करना पड़ता है? एलटी की बात करते हैं तो एलटी में वही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में बीएड करने के लिए 50% मार्क्स हैं, तो वो ऑब्वियस है कि बीए में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और उसके साथ आप जी बीएड कर लेंगे। ये दो आपकी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये दो होनी ही चाहिए। इसके साथ जो दूसरी चीज होनी चाहिए वो आपको टीईटी सेकंड एक होता है, टीईटी की दो परीक्षाएं होती है, टीईटी फर्स्ट और टीईटी सेकंड। तो टीईटी फर्स्ट तो है प्राइमरी सेक्शन के लिए, और टीईटी सेकंड होता है इस एलटी वाले एग्जाम के लिए। तो एलटी वाले एग्जाम के लिए एक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एक आपका बीएड होना चाहिए, और टीईटी सेकंड की परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए। ये तीन चीजें तो कंपलसरी हो गई। इसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि आपने ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो आप एलटी टीचर लग जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट टीचर लगना चाहते हैं तो गवर्नमेंट टीचर के लिए एलटी के फॉर्म आते हैं, और फिर आपका एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम समझ लेंगे उसको, या एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है। उस स्क्रीनिंग एग्जाम में मेरिट बनती है, और जितनी जितनी सीटें जिस विषय के लिए होती हैं उतने उतने बच्चे सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। और अगर हम अपना बहुत सारे प्राइवेट, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है, तो वो बच्चे अपने इंटरव्यू देके डायरेक्ट एलटी टीचर बन सकते हैं। तो ये तो एलटी की बात है। दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम, उसमें परसेंटेज का भी कुछ है क्या ऑप्शन? जैसे आप 80% का अलग रैंक बनेगा, 90% का अलग रैंक बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम है, या सिर्फ एग्जाम देने में जो रैंक है वही रैंक है? यानी या आप अगर टोटल आपने कैलकुलेशन होता है या? जी। आपने देखिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, 50% नहीं, जो भी लेकिन उसमें। जो जो मेरिट लिस्ट बन रही है, जो कैलकुलेशन हो रहा है, आपका जो 10th का होगा, 10th में आपके कितने परसेंट मार्क हैं, 12th में नहीं आपके नहीं, कितने ऐसा परसेंट मार्क है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, जो कंपटीशन आप दोगे, उस कंपटीशन की मेरिट बनेगी। तो उस कंपटीशन में आप जैसा कर रहे हैं उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है, हो सकता है कि वो बच्चे के 10th में सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, और उसने जी कंपटीशन में जी। वो फर्स्ट रैंक ले आए, उसने बाद में बहुत अच्छी मेहनत कर ली। लेकिन ग्रेजुएशन बीए टीटी सेकंड होना चाहिए, और साथ में इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रैंक बनती है, तो जितने बच्चे उनको ये चाहिए टॉप टॉप के वो बच्चे निकाल लेंगे। जी, टीटी की फुल फॉर्म क्या है? टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता। एक तरीके से वो देखना ओके। चाहते हैं कि टीचर जो है, मतलब बीएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, क्या वो एलिजिबल है भी टीचर बनने के लिए। तो ये इस तरीके का एग्जाम जो है कराया जाता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट भी कराती है, सेंटर भी कराती और ये टीजीटी क्या है? ट्रेड ग्रेजुएट टीचर? है। ये जो होते हैं ये होते वही हैं, एलटी टीचर्स ही होते हैं, लेकिन इनको जो नवोदय और केवीज होते हैं वहां पर इनको टीजीटी कह दिया जाता है। मतलब जो अच्छा, सेंट्रल के फॉर्म आते हैं, जो सेंट्रल के जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं उसमें वो टीजीटी और पीजीटी कह देते हैं उनको। तो आपने मतलब वो एलटी। लेक्चरर और जी जी जी, जी बताइए। हाँ, मैंने कहा उनको जो सेंट्रल की अगर हम बात करें, जितने सेंट्रल स्कूल हैं वहां पर जो एलटी टीचर्स होते हैं उनको टीजीटी कह देते हैं, और जो लेक्चरर होते हैं उनको पीजीटी का कह दिया जाता है। ठीक है। और ये लेक्चरर, टीचर और प्रोफेसर में आप जो कह रहे हैं उसमें भी कोई डिफरेंसेस है, या दोनों एक ही हैं? नहीं नहीं, दोनों अलग हैं। लेक्चरर हुआ 11th-12th को पढ़ाने वाले, तो 11th-12th को जो जी टीचर पढ़ाएगा उसको लेक्चरर प्रवक्ता कहा जाता है। और उसके लिए क्या होता है, आपका एमए होना चाहिए 50% से,
MA और प्लस B.Ed। तो आप जिस विषय के लेक्चरर बनना चाहते हैं, जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो मेरा MA जो है पॉलिटिकल साइंस से होना चाहिए और मेरा B.Ed होना चाहिए। ये 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है एग्जाम कराता है, उस एग्जाम में आप पास होने चाहिए, जो भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराता है। पहले हमारे टाइम पे इंटरव्यू था, अब इंटरव्यू खत्म हो गया है, तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप भी एग्जाम होता है, फर्स्ट और सेकंड, जो अब होना है। जी, वो B.Ed करने के बाद होता है। हाँ, MA प्लस B.Ed होना चाहिए लेक्चरर के लिए। अच्छा, और जो क्योंकि B.Ed प्रोफेसर है आजकल वो प्राइवेट भी हो गए। नहीं, प्राइवेट B.Ed में तो और सरकार, गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, पढ़ाई वही होती है लेकिन फीस कम होती है। आप अगर आप एक अच्छी रैंक लाके किसी गवर्नमेंट कॉलेज से B.Ed करते हो तो आप साल में 3 या 4 हजार रुपए फीस दोगे। लेकिन अगर आप वही जी, B.Ed प्राइवेट स्कूल से करोगे, प्राइवेट कॉलेज से करोगे, तो आपको 60 हजार 70 हजार रुपए फीस देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर हम कोई कोर्स करते हैं, चाहे वो IIT इंजीनियरिंग हो IIT से, चाहे वो MBA हो IIM से, या फिर मतलब किसी भी तरीके का कोई अच्छी जो पढ़ाई होती है, अगर हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो आप बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छी डिग्री ले लेते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। जी, जी। तो प्रोफेसर के लिए क्या किस तरह के यानी किस तरह के अगर कोर्सेज और या वो धीरे-धीरे बनते हैं या फिर डायरेक्ट भी बन सकते हैं? प्रोफेसर डायरेक्ट बनते हैं, डायरेक्ट एग्जाम होता है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप नेट सेट क्वालिफाई होने चाहिए। और साथ में अब जो है 2021 से जो यूजीसी के नॉर्म्स आ रहे हैं, अब नॉर्म्स थोड़े चेंज हो रहे हैं, तो 2021 से क्या होगा कि आपको पीएचडी होना चाहिए प्रोफेसर बनने के लिए। अभी तक तो क्या होता था कि आप बीए हैं, एमए हैं, साथ में आप नेट सेट आपका क्वालिफाई है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते थे प्रोफेसर के लिए। उसके बाद आपका तो एक प्रोफेसर स्क्रीनिंग के लिए एग्जाम होता है। परसेंटेज कितना चाहिए? आपका परसेंटेज, क्योंकि नेट सेट के लिए एमए में 55% चाहिए। आप जो नेट का एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको 55% तो एमए में चाहिए और बीए में भी आपको 50% चाहिए प्रोफेसर के लिए। ओके, तो 50% ओके, ओके, ओके। तो हाँ, तो आपका एक चीज़ बीए और में बताएँ। 50। जी, 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 बताइए। मैंने कहा बीए में 50%, एमए में 55% और साथ में आपका नेट सेट। अच्छा, हमारे जी, मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इनका अच्छा। मैं कनेक्ट में। हाँ जी जी। जी, तो बच्चे किस तरीके से अब आने वाले जो हमारे नवयुवक हैं वो कैसे तैयारी करें इन सबों की, यानी कोई खास ट्रेनिंग या कैसे माइंड सेट करें? पहले तो माइंड सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बारे में नॉलेज करना, कहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं, और माइंड सेट करना कि मुझे टीचर ही बनना है। तो क्या तो चीजें होनी चाहिए इस चीज के लिए? ये तो ना देखो, इंटरेस्ट की बात होती है दीपक जी। जैसे होता है किसी बच्चे को छोटे से आप देखते होंगे तो वो बोलेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे टीचर बनना है। तो एक तो इंटरेस्ट होता है किसी बच्चे का किसी भी फील्ड में। तो जब किसी फील्ड में इंटरेस्ट होता है तो वो बच्चा जो है खुद ही अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण जो होता है पता कर लेता है कि मुझे कैसे क्या करना है। एक होते हैं हमारे जैसे बच्चे तो हम लोग क्या होते हैं कि हमें मतलब बचपन में उतनी गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो हम क्या होते हैं कि भटक जाते हैं। हमें करना कुछ और होता है और हम कर कुछ और लेते हैं। और फिर बाद में जब हमारे समय हाथ से निकल जाता है तब हमें एहसास होता है नहीं नहीं, हमें तो ये नहीं ये करना था। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने क्लास 10th, मेरे मतलब मेरा जो मेरे फादर थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही थे और इलाहाबाद में पोस्टेड थे। तो मेरा जन्म जो है इलाहाबाद का है और मेरा बचपन देहरादून में बीता है पूरा। तो मैंने 10th किया, 10th के बाद मेरा पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो गया। तो उस समय मतलब हमारे टाइम में क्या होता था कि पॉलिटेक्निक में बहुत कम बच्चों के सिलेक्शन होते थे और गांव से होता ही नहीं था किसी का। तो मेरा अकेले जो है अपने गांव से पॉलिटेक्निक में जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने पॉलिटेक्निक कर लिया। जब मैंने पॉलिटेक्निक करा फिर मैं प्राइवेट जॉब करने लगी। तो प्राइवेट जॉब मैंने 2-3 साल प्राइवेट जॉब करी, बहुत अच्छा मैंने वहाँ परफॉर्मेंस दिया, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी मैं सैलरी ले रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं स्विच स्विच ओवर करूं। मैं लोकल देहरादून में ही जॉब करी थी पॉलिटेक्निक करने के बाद। मुझे लगा मुझे दिल्ली विल्ली जाना चाहिए, मतलब ये मेरी अपनी थी। मैं एमबीए भी कर रही थी साथ में इग्नू से, तो मैं दिल्ली जाना चाह रही थी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि नहीं दिल्ली तो नहीं जाओगी तुम, जो भी हो तुम्हें यहीं रह के करना है। और जो है मतलब तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थी। तो उसके बाद मैंने क्या करा कि प्राइवेट जॉब छोड़ी और मैंने एक एनजीओ में जॉब ज्वाइन करी। और एनजीओ की जॉब के साथ साथ मैं
थोड़ा तैयारी करने लगी। तो तब मुझे ऐसा लगा जब मैं तैयारी करने लगी और मैं कोचिंग गई, तो कोचिंग में काफ़ी मतलब अच्छे टीचर्स मुझे मिले। मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी योगेश सर, खान सर। उन लोगों ने जब मैंने उनसे पढ़ा और मैंने वहाँ देखा, जब वहाँ एक इंटरनल टेस्ट हुए, तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होता था, टीचर्स भी मुझे अच्छा मानते थे, मेरा रिस्पॉन्स अच्छा होता था। तो मुझे कहीं लगा कि नहीं, नहीं सोनीता, तुम इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती हो। तो मैंने तैयारी करी। मैंने 12th प्राइवेट, बीए प्राइवेट, एमए प्राइवेट, फिर बीएड करा। और उसके बाद जब फिर मैंने लेक्चरर का, पहले मेरा डीएलएड में हुआ, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मैंने 6 महीने ये वो कोर्स किया और उसी के साथ साथ मेरा लेक्चरर में भी हो गया। तो मतलब मैंने देखा कि मतलब जो चीज अगर अगर मेरे को एक सही डायरेक्शन मिलती, तो शायद मैं ये जो मैंने इतनी लेट में लेक्चरर बनी, शायद मैं थोड़ा पहले बन सकती थी। मेरे साथ की लड़कियां बहुत कम उम्र में लेक्चरर बन गई थी। तो ये होता है कि थोड़ा गाइडेंस भी बहुत जरूरी होती है। तो बच्चों को मुझे लगता है कि जिनसे वो प्रभावित होते हैं, या कोई अगर अच्छा टीचर उनके आसपास है, कोई गाइडेंस देने वाला उनके आसपास है, तो उनको जरूर पूछना चाहिए कि अगर मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मुझे इस फील्ड के लिए क्या करना चाहिए। और वो चीजें ना 10th 12th बीए से ही शुरू कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि उनको सफलता जो मिलती है वो थोड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर वो थोड़ा भटक जाएंगे, तो उनका जो समय है वो सफलता पाने का वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज मैंने देखा कि बच्चे जो है, जिस टाइम, जो टाइम उनका पढ़ने का है, उस टाइम तो वो पढ़ते नहीं है। मतलब जैसे 12th हो गया, 10th हो गया, ग्रेजुएशन हो गई, इस टाइम पे तो वो थोड़ी लापरवाही कर देते हैं कि भाई चलो पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत उम्र है, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। और जब जैसे ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद एकदम से उन पर प्रेशर आ जाता है कि नौकरी लगो। तो मेरा बच्चों से ये निवेदन है, आज की युवा पीढ़ी से ये निवेदन है, और ये मेरा सुझाव भी मैं उनको कहूंगी कि अगर उनको जीवन में कुछ करना है, तो वो जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, मतलब क्लास 6 से ही वो बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दे, चीजों को समझ के पढ़े। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़े, और अपने टारगेट पहले से सेट रखें। और मेहनत का तो कोई ही विकल्प है ही नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी किसी भी कंडीशन में। जी मैम, जी मैम। मैम मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब कहते हैं कि समय रहता है तो समय के आगे कहते हैं बाल रहते हैं। हमारे टीचर कहा करते थे कि समय के आगे बाल रहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि हम कई बार बच्चों गाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको प्रोत्साहन देना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो एज 5 से यानी 5th से और आप 12th या 10th तक की बात करें, बच्चों को समझ नहीं होती है कि हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है। जब तक हम उनको इंकरेज नहीं करेंगे, यानी मोटिवेट नहीं करेंगे कि आपको ये करना चाहिए, आप कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें शायद अब हो रही है। पहले मुझे लगता है कि हमारे टाइम में शायद वो चीज़ें कम थी। अब आप किस तरीके से बच्चों को इस चीज़ के लिए इंकरेज करते हो कि आप ये करना है, और ताकि वो इंटरेस्ट बना के रखे किसी सब्जेक्ट के ऊपर और इंटरेस्ट रहे उनका। नहीं तो क्या है कि मैं अपनी बात बताऊँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे 2 तरीके के टीचर हुआ करते थे। एक टीचर थे जो आते थे और पूरा लिखा के चले जाते थे। तो हमें समझ में भी नहीं आता था कि वो क्या लिखा के गए। आगे की जो सीट एक आगे हमारे उस टाइम पे तो 8-9 वो सीटें हुआ करती थी लाइन पे, यानी 100 बच्चा हुआ करते थे। तो 2 लाइन आगे की जो होती थी वो लोगों को तो समझ आ जाता था, लेकिन पीछे की जो 3 लाइनें थी उनको समझ नहीं आता था। लेकिन उसमें से भी एक हमारे प्रिंसिपल थे, वो क्या करते थे, उनका पढ़ाने का इस तरीके से तरीका था कि वो थोड़ा कॉमेडी भी कर देते थे, और थोड़ा यानी बच्चों को एक कंसंट्रेशन जो है ना उनका बढ़ा देते थे, क्योंकि वो बीच-बीच में कॉमेडी करके भी, और बच्चों को समझ इतनी तरीके से आ जाता था कि उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो एकदम डिफरेंट लगा मुझे। और वो तरीके से हमें उनकी जो बोलते थे वो याद भी रहते थे। आप किस तरीके से इस चीज़ों को समझते हो कि क्या टेक्निक, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक स्किल जो है, यानी पढ़ाने की जो स्किल है वो हर एक में शायद अलग-अलग है, डिफरेंस है। दीपक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हर टीचर की अपनी एक स्किल होती है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ, मतलब मैं अपना मूल्यांकन स्वयं तो नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश करती हूँ। मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है कि क्लास में एक तो आपको हर बच्चे की जानकारी होनी चाहिए। कौन बच्चा किस बैकग्राउंड का है, उसकी फैमिली कंडीशंस कैसी हैं, उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपको अगर ये पर्सनल हमारा किसी बच्चे से कन्वर्सेशन है, पर्सनल इस तरीके का अटैचमेंट है, तो वो बच्चा जो है हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा। मेरा हमेशा से ये रहता है कि मैं क्लास में जाती हूँ, सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि अरे पिंकी, तुम कल नहीं आई थी, अरे
सिया तुम कल नहीं आई थी, क्या बात थी? तो मेरा ये होता है कि जो बच्चा कल नहीं आया था मैं उससे जरूर पूछती हूँ आज क्या हुआ, क्या कारण था, कहाँ गई थी घूमने, या घर में सबकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। तो अब बच्चों को क्या होने लगा, शुरू शुरू में बच्चे को थोड़ी वो होती थी, गुस्सा आता होगा बच्चों को अपना, मेरे को तो नहीं शो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता होगा यार मैम तो बहुत परेशान कर देती है। लेकिन कुछ समय बाद बच्चे, जब मेरे बच्चों की अटेंडेंस बढ़ने लगी, बच्चों के टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे, तो उनको लगने लगा कि नहीं मैम ठीक कहती है मतलब। तो अब बच्चे, मैंने क्या कहा कि बच्चों ये बात है मैं आज नहीं आ पा रही हूँ। तो मेरी क्लास का ये रूटीन बन गया था कि अगर किसी बच्चे को छुट्टी चाहिए तो उनको ये पता था कि सोनिका मैम को पहले फोन करना है, नहीं तो मैडम असेंबली में हमको डांट देगी। तो मेरी जो अटेंडेंस भी रही, क्लास 12 मेरे पास थी इस साल, बहुत अच्छी अटेंडेंस रही। मेरी क्लास में 4 बच्चों के 100% अटेंडेंस थी इस बार। तो ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है कि 4 बच्चों ने एक भी दिन छुट्टी नहीं मारी। और उसके अलावा भी जितने बच्चे थे सबकी अटेंडेंस 80+ थी, 80% से ज्यादा थी। तो कहीं मतलब इसको डर भी कह सकते हैं, इसको एक तरीके का हमारे बीच में बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, और एक तरीके से बच्चों का स्कूल से जुड़ाव भी कह सकते हैं। दूसरा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं क्लास में भी, मेरा ये नहीं था कि अच्छे बच्चों पे ही फोकस है, मतलब मुझे पता है अच्छे बच्चे तो अच्छा करेंगे ही, मेरा उन पे फोकस होता है, मुझे जिनका लगता है कि बहुत ज्यादा नीचे हैं, बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि एवरेज बच्चा भी अच्छे बच्चों के साथ अच्छा कर जाता है। तो बिलो एवरेज बच्चे हैं, मैं उनमें से एक एक बच्चे के पास मतलब मुझे पूछना होता है कि भाई हाँ तेरे को समझ में आया नहीं आया। और फिर मैं ये भी कोशिश करती हूँ, देखिए दीपक जी, मैं ये भी नहीं कहती कि मेरे क्लास में, मेरे पॉलिटिकल साइंस में एक बच्ची की 92 मार्क्स हैं, एक के 90 है, एक के 86 हैं। अच्छे बच्चे अच्छे ही होते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरी क्लास में किसी भी बच्चे के 55 से कम नंबर नहीं है, तो मेरे लिए ये बड़ी अचीवमेंट है कि मेरी क्लास में, मेरे सब्जेक्ट में कोई बच्चा मेरे विषय में ना तो फेल है और ना ही बहुत खराब नंबर लाया है। तो मैंने क्या करा, जो नीचे के बच्चे थे, मेरी कोशिश होती थी कि उनको कैसे थोड़ा सा ऊपर कर दूं, क्योंकि बहुत ऊपर तो हम नहीं कर सकते, जो बहुत बहुत जिनका मतलब बिलो एवरेज बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ऊपर नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाँ उनको कैसे हम फर्स्ट डिवीजन के बच्चों तक लाएं या थोड़ा सा ऊपर लाएं। तो मैं उनको कोशिश करती थी कि उन पे बहुत ज्यादा बर्डन ना डालूं। तो अच्छे बच्चे हैं उनको मैं बहुत ज्यादा देती थी पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा मतलब उनको बताती थी कि ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो। जो मुझे लगता था कि जिनका पास होना भी मुश्किल है उनको मैं वहां तक लाने की कोशिश करती थी कि ये बच्चे किसी तरीके से भी बहुत कम मार्क्स पे ना आए। तो मैं उनको इम्पोर्टेंट, मैंने कहा तुम इतना ही याद करो, तो मैं उनको कोशिश करती थी कि इतना जितना उनको दिया भाई आप इतना मुझे आज सुनाओ। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे, धीरे धीरे ही उन बच्चों का पढ़ने का जो एक लेवल था, याद करने का लेवल था, धीरे धीरे बढ़ने लगा। और मैंने देखा हाफ ईयरली और लास्ट लास्ट तक वो बच्चे और ऊपर आ गए, मतलब अच्छी पोजीशन पे आ गए। तो ये मेरा अपना पर्सनल रहता है बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग जैसी। और मैं बहुत ही मतलब फ्री रहती हूँ क्लास में, ऐसा नहीं कि गए और टीचर की तरह गुस्से में और बच्चे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। मेरा कोशिश होती है कि मैं बच्चों से जुड़ पाऊँ पर्सनली। तो ये मेरा अपना है। आपका माइक। दीपक जी माइक, माइक लगाइए, माइक 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 आपका, अच्छा। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ बच्चे हैं जो वो दो तीन तरीके के हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एकदम से पकड़ लेते हैं, कैचिंग कर लेते हैं कि समझ आता है उन्हें एकदम से। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कम समझते हैं थोड़ा। तो उनको क्या डिफरेंसेस है, उन लोगों को कैसे बैलेंस करना है कि जो बच्चे कम समझते हैं, क्योंकि आप कई टीचर्स तो एक बार आते हैं क्लास में और फिर चले जाते हैं। तो कुछ बच्चे जो कम समझते हैं उनको किस तरीके से आपको मोटिवेट करना है कि वो उसको दोबारा रिपीट करे, तिबारा रिपीट करे, 4 बार करे, 5 बार करे और एक बार उन्हीं बच्चों के बराबर लेवल पे पहुंच जाए कि समझने की क्षमता जो है वो बराबर पे आ जाए। मेरे को लगता है कि उन बच्चों के लिए आप उनको बहुत ज्यादा काम ना दें। जैसे कि एक अच्छे बच्चे के लिए हम बहुत ज्यादा दे देते हैं, तो जो बहुत बहुत वीक बच्चे हैं उनको उतना दें, थोड़ा सा दें। और उनको बोले कि भाई तुम ये क्वेश्चन है लेकिन तुम इसको कंठस्थ याद करके आओगे, समझ के आओगे। तो अगले दिन जब उतना वो बच्चे बता पाएंगे क्लास में तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मेरे को लगता है कि उनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कम दो, और उतने में ही उनको पहले थोड़ा थोड़ा करके उनको ऊपर लाने की कोशिश करनी चाहिए एकदम से। मतलब जो एक अच्छा बच्चा है और एक बहुत वीक बच्चा है, उन दोनों को एक साथ एक जैसा मत दो मेरे ख्याल से। उनके उनको दोनों को अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत है शुरुआत में, अगर आप उनको थोड़ा ऊपर लाना चाह रहे हैं। जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो वो खुद ब खुद फिर उनको इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ने में, वो खुद कंपटीशन करेंगे उनके साथ, अच्छे बच्चों के साथ। लेकिन पहले उनका हमें विश्वास बढ़ाना जरूरी है खुद पे, उन पर, बच्चों पर ना।
कई बार मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो ना छोड़ देते हैं, मतलब यानी जैसे 2 तरीके होने चाहिए मुझे लगता है कि कंटिन्यू काम करते रहो, यानी हमें एक बार में कभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है, हमें उस पे बार-बार हमें कोशिश करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2-3 लोग तो ऐसे भी कई लोग तो कहते हैं कि मैं 2 दिन पढ़ के जाता हूँ और पास हो जाता हूँ, यानी पेपर आने से पहले 2 दिन पढ़ के जाता हूँ, पूरे साल भर नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ कि अगर आप पूरे साल 1-1 घंटे आप वही पढ़े हैं, साल 1-1 घंटे भी बहुत है, तो आपका वो उसको समझने का तरीका, उसको बुक को पूरी तरीके से आप उस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे थोड़ा एक डिफरेंट सवाल है कि जैसे आपने हमें अभी बात कर रहे थे टीचर्स के लिए कि बच्चे कैसे तैयारी करें, तो सब्जेक्ट भी तो ऐसे हो गए कि बच्चे, क्योंकि सब्जेक्ट तो हिंदी इंग्लिश बहुत सारे हैं, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें वैकेंसी ज्यादा होती हैं, जिसमें, क्योंकि लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें वैकेंसी ज्यादा है, उसमें वैकेंसी ज्यादा है, कौन सी वैकेंसी, यानी कौन से टीचर्स के लिए, यानी किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है गवर्नमेंट में? देखिए दीपक जी, ऐसा मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कह सकते कि इस विषय में ज्यादा है। हाँ, ऐसा होता है कि जो सामान्य सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हिंदी हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सब स्कूलों में होते हैं, सामान्यतः हर सारे स्कूलों में ये सब्जेक्ट होते हैं। तो इनकी वैकेंसी औरों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा आती है। ठीक है। लेकिन ऐसे जैसे किसी ने समाज शास्त्र से किया है, किसी ने होम साइंस से किया, तो उसकी अपनी अपनी एक विशेषता है ना, उसकी अपनी अलग स्थितियां आती है, कम लोग करते हैं तो उसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है। अब जैसे सामान्य विषय है, राजनीति विज्ञान ले लिया आपने, समाज शास्त्र ले लिया आपने, तो ये विषय क्या है, बहुत सारे बच्चे करते हैं तो कंपटीशन भी उतना ज्यादा ही होता है, वैकेंसी ज्यादा होती है तो कंपटीशन भी ज्यादा होता है, मतलब मेरे कहने का मतलब है। तो बच्चों को सबसे पहले तो अपना माइंड सेट करना चाहिए कि किस, मतलब देखिए बहुत ज्यादा ऐसे वैकेंसी को देख के पढ़ेंगे तब नहीं हो पाएगा। आप ये देखिए कि आपका किस विषय में इंटरेस्ट है, अगर आपका उस विषय में इंटरेस्ट है तो आप तो चाहे एक भी वैकेंसी हो आप उसी को क्रैक कर जाएंगे। आपका अगर आपको उस सब्जेक्ट में मास्टरी है, आपको उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने आप उस विषय में अच्छा करेंगे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीटें कितनी हैं क्या है, बच्चे को अपना विषय पढ़े, अच्छे से करे। उस विषय में बहुत स्कोप होगा, क्योंकि जो भी उसने पढ़ा होगा ऐसा नहीं है कि उसमें स्कोप नहीं होगा, बहुत स्कोप होगा, उसी के पीछे भागे। जी साथ जी में जी। अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो बहुत सारे और एग्जाम भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि टीचर ही बनना है उसको। बहुत सारे समूह गा के एग्जाम होते हैं, एसआई की परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकता है, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है। मतलब बहुत सारे विकल्प हैं। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, वो तैयारी कर रहा है और उसने ठान ली है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है, अगर उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो वो बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएगा। मैं तो अपनी बात करती हूँ, जब मैं तैयारी कर रही थी दीपक जी, तो मेरे फादर काफी छोटे में एक्सपायर हो गए थे, और जब जिस समय मैं तैयारी कर रही थी उस समय मेरी स्थिति काफी खराब थी। मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से प्रिपरेशन करूं, फैमिली की मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं थी उतनी ठीक। तो मैंने क्या करा, उस समय उत्तराखंड गवर्नमेंट में फॉर्म आए तो मैंने सारे फॉर्म भरे, मतलब एक ग्रुप डी का फॉर्म भी भरा और ग्रुप सी का फॉर्म भी भरा, ग्रुप मतलब पीसीएस का फॉर्म भी भरा, तो आप सोचिए कि होमगार्ड का फॉर्म भी भरा, जो ये होमगार्ड कमांडेंट टाइप के फॉर्म आते हैं। मतलब मैंने कोई फॉर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी उस समय रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब करनी थी। तो मैंने मतलब बहुत जी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और मेरे उसके कॉल लेटर अभी पिछले साल तक भी आते मिलते रहते थे मेरे को कि आओ मतलब एग्जाम देने के लिए। मैंने एसआई की परीक्षा दी, एसआई में मैंने फिजिकल दिया, रिटन दिया, मेरा हो भी गया था। तो एसआई की परीक्षा दी, उस समय मेरा लेक्चरर का इंटरव्यू था, मैंने लेक्चरर को प्रेफरेंस दी, मैंने डीएलएड किया, मैंने प्राइवेट जॉब भी करी, मैंने एनजीओ में भी जॉब करी, मैंने एक स्कूल में प्रयोगशाला सहायक में भी जॉब करी। तो जब आप एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि मुझे जॉब, मैंने पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया और पीसीएस की परीक्षा का मेंस भी दिया 3 बार। तो ऐसा नहीं है, मैंने मतलब हर मेरे को, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी जॉब, और मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए थी, एक रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए थी। और जब मेरा डीएलएड में हुआ, डीएलएड के बाद मेरा लेक्चरर में हुआ, तो मुझे लेक्चरर से काफी मतलब मेरा एक तो टीचिंग मेरा एक तरीके का पैशन भी रहा है, एक सिर्फ प्रोफेशन नहीं है। तो मैं इस जॉब में आके काफी संतुष्ट हो गई और मैं बहुत इंजॉय भी कर रही हूँ अपनी जॉब को। आप मेरे आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं, मतलब मेरे को बड़ा मजा आता है टीचिंग में। मैं काफी बच्चों को मोटिवेट कर पाती हूँ, काफी बच्चों से जुड़ पाती हूँ, और जो दिक्कतें मेरे को पढ़ते समय हुई हैं और जो मैंने अपने बचपन में दिक्कतें देखी हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं बच्चों को उस चीज से बाहर निकाल पाऊँ। कि मतलब ऐसा, मतलब बच्चे क्या होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, सीधे साधे होते हैं, बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, लेकिन उनको एक गाइडेंस नहीं मिलती तो वो भटक जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो अच्छा बच्चा है उसको मैं एक अच्छी गाइडलाइन दे पाऊँ। जी जी।
जी, मैं आपके पास फिर दोबारा आऊँगा। मैं 1-2 क्वेश्चन किरण जी से भी ले लेता हूँ। किरण जी, मुझे ये पूछना है कि जो मशरूम है, मुझे थोड़ा मशरूम के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके लिए टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत होती है, सबसे पहले। दूसरा, इसमें कि कितना स्पेस चाहिए कितने करने के लिए, यानी अगर 1 किलो का या 4 किलो या 1 क्विंटल मुझे मशरूम उगाना है, तो उसके लिए मुझे कितना स्पेस चाहिए और टेम्परेचर कितना चाहिए? पहले तो इस चीज़ को मान के चलते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसके लिए खाद क्या चाहिए, इसके लिए बीज कैसे हम उगाएँ, वो बाद में। पहले हमें 2 चीज़ें बताएँ कि एक स्पेस और टेम्परेचर। जी। जैसे मशरूम 3 तरह की होती है, जो हम नॉर्मली लेते हैं अपनी लाइफ में जो है, उसमें एक बटन मशरूम, ढिगरी मशरूम हो गया और एक मिल्की मशरूम हो गया। ये नॉर्मल कॉमन तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो अपना जो है मेडिसिन्स भी बनती हैं, केमिकल फैक्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होती है, वो अलग टाइप की मशरूम होती है। तो जो बटन मशरूम हम रेगुलरली खाते हैं, आप दिल्ली में खाते होंगे, ब्लू कलर का एक डब्बा होता है, उसके अंदर छोटे-छोटे बटन टाइप ऑफ मशरूम होते हैं, वो 18 से 20 डिग्री के अंतर्गत होता है। 18 से 20 डिग्री जो हो रहेगा उस समय ये होता है। उसके बाद ढिंगरी मशरूम जो है वो 20 से लेके 25 डिग्री के अंतर्गत होता है और मिल्की मशरूम जो है वो सबसे हाईएस्ट होता है, 30 से लेके 35 डिग्री के अंतर्गत ये होता है। और ये 3 महीने की फसल होती है। पहले महीने आप लगाते हैं तो कम से कम आप समझिए कि 17 से 18 दिन में, अगर रेनी सीजन में लगा रहे हैं क्योंकि ये फफूंद है तो जल्दी बाहर निकलती है। विंटर में क्या होता है कि स्पॉन में वो डेवलपमेंट होता है, बढ़ता है, स्पॉन में बढ़ता है, प्रोसेस होता है उसमें, पर थोड़ा स्लो मात्रा में होता है यानी क्योंकि ठंड बहुत आप ये ज्यादा कह है। रहे हो कि जी। टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम एसी से या जैसे फिर किसी कोल्ड से टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है क्या? एक्चुअली अगर आप कमर्शियल लेवल पे बाहर लगाना चाहते हैं, जैसे झांसी में जहाँ मैंने ट्रेनिंग लिया था, तो देहरादून में मैंने ट्रेनिंग लिया है, तो वहां पर एक लड़का आया था झांसी से जो लगा रहा था, वो आज भी लगाता है। तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है फिर वॉल्स बनाए और बीच में मोटा थर्माकोल डाला, क्योंकि बहुत गर्म होता है, तो बहुत हाई टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर हम डिंगरी नहीं लगा पाएंगे। डिंगरी तो मशरूम के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। जी। टेम्परेचर बेसिकली 10 से 15 होना चाहिए, या कितना होना चाहिए? 18 परफेक्ट से 35 के अंतर्गत तीनों आने चाहिए। 18 से 35 के अंतर्गत अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है तो आप डिगरी मशरूम, मिल्की मशरूम और बटन मशरूम लगा सकते हैं। अगर जैसे आपका आप जो है कह रहे हो कि 35। 18 से जो 35 के लगभग कह रहे हो, मुझे लग रहा है गढ़वाल में तो ये जो टेम्परेचर है यही रहता है। मुझे लग रहा है कम से कम पूरे जी साल तो हाँ, लगभग यही जी हाँ। टेम्परेचर रहता है, जैसे क्योंकि बहुत हमारा ज्यादा जो गर्मी भी जो नहीं होती है वहां पे। 40 डिग्री तो शायद मुझे लग रहा होता नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या पर हो गया है कि जो देवभूमि है वो बहुत सारी जगहों पे जो है तराई क्षेत्र है। जैसे आप श्रीनगर, गढ़वाल श्रीनगर लगा लो, हाई टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा। ऋषिकेश लगा लो आप, बहुत हाई टेम्परेचर है। देवप्रयाग में जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर में गर्मी पड़ती है। तो वहां पर हम मिल्की मशरूम को लॉन्च कर सकते हैं जो हाई टेम्परेचर पे होता है। बट यहाँ पर फिर डिग्री मशरूम नहीं होगा क्योंकि वो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएगा और खराब हो जाएगा। तो जो देवभूमि है उसमें जो है 12 के 12 महीने में आप मशरूम लगा सकते हैं। तो अभी तक तो हमने सिर्फ ढिंगरी मशरूम ही लॉन्च किया है। वो इसलिए लॉन्च किया है, वो इजी भी लगाने में है। और जो बटन मशरूम है उसकी भी स्पेशल क्लासेस होती हैं जो बिना ट्रेनिंग के नहीं लगा सकते हैं आप। तो तो और जो मिल्की मशरूम है। जी। जो आप ये अभी मशरूम है जो, जी। एक तो इसमें जी। एक बड़ा खतरा ये है कि खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपने कोई प्लानिंग बना रखी है कि ये आ, पैकेजिंग जो हो, क्योंकि उसके अंदर हो हम्म। सकता है कि कोल्ड स्टोर की जरूरत पड़े, तो वो तो मुझे जी। लग रहा है 1-2 जी। दिन जी। में खराब हो जी। जाता जी। है। एग्जैक्टली। तो अभी हमने जो स्टार्ट किया सर, वो दीपक सर, वो इसीलिए स्टार्ट किया है, डिग्री मशरूम से स्टार्ट किया है हमने, कि लोगों को धीरे धीरे करके, पहले तो नॉलेज जो ज्ञान है वो बहुत कम मात्रा में है और जो ज्ञान है वो थोड़ा सा कह सकते हैं नेगेटिव वे में ज्यादा है, क्योंकि लोग जो है हमारी डिग्री मशरूम को नहीं खाना पसंद करते। लोग कहते हैं अरे बरसात में चू हो जाऊं तो फ्री में हम उनके लिए खरीदी खाना, है ना। तो उनको ये समझाना पड़ता है कि अब जो भौगोलिक कंडीशन है वो बदल चुकी है, क्योंकि पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि जो पुराना चू हम खाते थे, हमारे दादा परदादा लोग खाते थे, दे नो, उनको नॉलेज था कि कौन सा चू खाने लायक है कौन सा नहीं है। वो अब भौगोलिक जो कंडीशन हो चुकी है और हम जो इतनी मात्रा में यूरिया हो गया है, प्लास्टिक हो गया, उसको इस्तेमाल करते करते जो जो नेचुरल चू था वो बदल चुका है, मुझे लगता है केमिकल प्रोसेस की वजह से या भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से। तो मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप वो खाएं।
आप अपना लगाया हुआ चूं खाएं, आप ज्यादा मात्रा में न लगाएं। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप अपने लिए घर पे अपने लायक, अपनी फैमिली के लायक लगाएं, वो भी लगा सकते हैं। तो हम इनको प्रमोट करते हैं कि आप पहले तो अपने जंगल का चूं ना खाएं, वो डेंजरस भी हो सकता है। दूसरी चीज है कि हम ये जो चूं बना रहे हैं, जो मैंने ढिगरी मशरूम से इसलिए प्रमोट कर रही हूँ पहले, कि लोगों को चूं की वैरायटी के बारे में पता चले, उनको नॉलेज बढ़े। सीधे जब अपने चूं को निकालें या मशरूम को निकालें या ढिगरी मशरूम को निकालें, तो इमीडिएटली उनका मशरूम खराब ना हो। अब ढिगरी मशरूम के फीचर्स क्या है कि ढिगरी मशरूम जो है एक तरीके का फूल जैसे पत्ता है, जैसे सीपी होती है, जो समुद्र में सीपी पाई जाती है, वो शेप में आता है, इसलिए से ढिगरी मशरूम या ऑयस्टर कहा जाता है। तो इसमें क्या फायदा होता है कि जैसे हम देवभूमि में, जहां पर मैं हूँ दिघोली खाल में, या और जगहों पे जहाँ ठंडी जगह है, वहां 6 से 7 दिन तक ये मशरूम टिक सकती है। इसे जो है खुले, आप जो है खुले लकड़ी का जो छपड़ा बोलते हैं या टोकरी बोलते हैं लकड़ी की, तो उसमें आप खुला रूप से रख सकते हैं। बाकी आप न्यूज़पेपर में इसको रैप करके रख सकते हैं फ्रिज में, तो ये 6 से 7 दिन तक अच्छे ढंग से रह जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे आप डिंगरी मशरूम की बात करते, मिल्की बटन मशरूम की बात करते हैं। दीपक जी, आपने जब कभी दिल्ली में बटन मशरूम कभी भी लिया होगा बॉक्स में, एक दिन आप जरा गलती से उसे बाहर रख दीजिए और भूल जाइए कि चलिए आप लाए हैं, तो दूसरे दिन उसमें जो है स्टेन आने लग जाता है। आपने कभी देखा होगा, काली काली जी लाइंस जी जी। बनने लग जाती है। तो डिंगरी जो बटन मशरूम है वो जल्दी डिके हो जाता है, तो जल्दी लेकिन डिके बटर होने वाली मशरूम चीजें अभी तक, यानी जी, उसकी डिमांड ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। उसकी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि उन लोगों ने वो टेस्ट डेवलप किया है, ये टेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। जबकि डिंगरी मशरूम में जो कैंसर वाले जो सिम्टम्स हैं, जो प्री सिम्टम्स होते हैं, जो लोग रेगुलर मात्रा में खाते हैं, इसमें अमीनो एसिड होते हैं, इसमें बहुत सारी पौष्टिक है, इसमें आपको प्रोटीन, बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, और इसलिए हम इसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि ये जो है काफी मेडिसिन टाइप का भी है, जबकि जबकि जो जो बटन मशरूम है उसमें इतनी कोई क्वालिटीज नहीं पाई जाती हैं। मतलब वो एक एज अ सब्जी की तरीके से खाते हैं लोग, हैं उसमें भी है, उसमें भी जो है अपना जो रहता है, प्रोटीन रहता है, बट जितना ढिगरी मशरूम में रहता है, तो इसे जो है डॉक्टर्स लोग भी रिकमेंड करते हैं कि आप ढिगरी मशरूम को खाएं। बटन मशरूम एक ऐसा चीज है जो जल्दी डिके हो जाता है। अब ढिगरी मशरूम में क्या फायदा है कि अगर ढिगरी मशरूम आपको बहुतायत में हो गई है, तो आप क्या करेंगे, आप उसे जो है मशीन ड्राई कर सकते हैं, सन ड्राई कर सकते हैं। तो वो सन ड्राई करने का मतलब ये नहीं कि आपने तोड़ी और बनाया और उसको सन में रख दिया, वापस अंदर वापस बाहर। तो वो भी एक टेक्निकली जो है हम लोग उनको जो है एडवाइस करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि आप किस तरीके से उसको सुखाएंगे, किस तरीके से आप उसको जो है पैकेट्स बनाएंगे, वो हम सिखाते हैं। डिगरी तो मशरूम अभी का जो एक फायदा ट्रेनिंग जो और है। करा जी रहे, आप जो ट्रेनिंग कह रहे हो, ट्रेनिंग की बात कर रहे जी हो जैसे आप, तो जी ये सर। ट्रेनिंग आप जी, कैसे कर रहे हो? ऑनलाइन कर रहे हो या फिजिकली कर रहे हैं? नहीं, ये ट्रेनिंग हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम क्या चाहते हैं, जब हम उन्हें ट्रेनिंग कराएं, तो एटलीस्ट वो जो भी कृषक या जो भी भाई लोग हमारे से जुड़ते हैं, वो खुद ही अपने हाथ से सारी ट्रेनिंग करें। हम उनको डेमोस्ट्रेट करें और वही बैग्स बनाएं, वही वहां पर उनको बैग को हैंग करने के लिए जो है थ्रेड्स लगाएं। वो देखें कि किस तरीके से इजी मेथड में, बहुत सस्ते से सस्ते मेथड में, हम उनको ये नहीं कहते आप 50,000 का रैक बनाइए या आप ये बनाइए या वो बनाइए। हम कहते हैं आपके पास सुतली पड़ी है, आप सुतली से जो है उसको हैंग कर सकते हैं। एक सुतली में कम से कम 6 फीट की सुतली में आप जो है 4 से 6 बैग लटका सकते हैं हाइट के हिसाब से, जैसे आपके। दूसरी चीज है कि हम जो देवभूमि से बिलोंग करते हैं, वी आर वेरी भगवान की तरफ से हमें एक तरीके से ये ब्लेसेस है कि जो हमारा जो भी मशरूम है, जो ढिगरी मशरूम है, वो 12 के 12 महीने, मैंने आपको कहा कि हो सकता है। और इसकी टर्म्स और कंडीशन इतनी अच्छी है, अगर आपके पास पुराना कोई गांव का मकान है, दैट इज अ बेस्ट प्लेस टू ग्रो द ढिगरी मशरूम। क्योंकि क्या है कि वहां पे नमी बनी रहती है, एक तो वो गोबर और मिट्टी से लिपा हुआ होता है, कच्चा मकान होता है, तो उसपे बहुत अच्छी मात्रा में आप ढिगरी मशरूम लगा सकते हैं। तो वहां पर आपको इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत, पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे कृषक भाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, या वो इतने बड़े कमर्शियल लेवल पे नहीं करते हैं, तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है। दीपक भाई सुन सक रहे हैं? जी 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 जी, हेलो। सुन रहा हूँ मैं। जी, तो जी जी, वहां सुन पर, रहा हूँ मैं। जी ठीक जी, है, तो एक एक चीज जैसे आपने बोला, एग्जैक्टली क्या बताया आपने कि अगर मुझे 50 किलो मशरूम लगाने हैं, तो उसके लिए कितना स्क्वायर फीट स्पेस होना चाहिए? 50 किलो मशरूम लगाना है तो तकरीबन आपके पास जो है स्क्वायर फुट में देखा जाएगा तो मतलब आपको 50 किलो एक ही रूम में लगाना है क्या? आपके हाँ, कहने यानी का मतलब या तो देखो, आज काफी लोगों ने मुझे ये बोला है कि है? जैसे हमारे छन्नियां हुआ करती थी, उन्होंने बोला है कि वहां हमने मशीनें लगाना शुरू कर दें,
तो लेकिन नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक हमें कैलकुलेशन तो पता चल जाए कि कितना मशरूम लगाने के लिए हमारे पास हाँ, कितना स्पेस होना चाहिए। और हमारे पास जो अगर दूसरा मेरा ये था कि जैसे मशरूम लगे रहते, अगर मशरूम ना तोड़े, हाँ, जैसे उस पे लगे हैं, अगर हाँ, हाँ, ना हाँ। तोड़े तो खराब नहीं होता है क्या? नहीं सर, खराब होता है, मशरूम मुरझाने लग जाता है। और जो आप रूम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप कमर्शियल लेवल पे जुड़ते हैं तो वहां पर रूम का जो हम एक्चुअली हम जो तो अभी तक जितने भी कृषक से जुड़े हैं, हम सिर्फ उनको जो है कहते हैं कि अगर आपके पास गांव के पुराने घर हैं तो एक छोटे रूम में 5 बाई 5 के रूम में आप समझिए हमारे कम से कम 30 से 35 से 40 बैग लटक जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बैग को लटकाते हैं तो उसके आगे पीछे हमें जगह देनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं, जब बैगों को लटकेंगे तो बैगों से जो है जब स्पॉन बाहर निकलेंगे और फ्लावर खिलेंगे तो फ्लावर को खिलने को भी जगह चाहिए। और हमें उसके कितना बीच में डिस्टेंस से होना चाहिए? एक फुट का डिस्टेंस होना चाहिए? 1 फुट के आसपास, 1 डेढ़ फुट के आसपास के होना चाहिए। यानी जी हर हाँ, बैग के क्योंकि आसपास में आप ये जी लगा लो कि हर बैग के आसपास 1 फुट का स्पेस होना चाहिए। अ, दूसरा आप कह रहे हो कि एक बैग जो होता है वो कितना केजी का होता है? और एक हाँ 1500 स्क्वायर फुट में आप लगा सकते हैं। जो 50 का बता रहे हो 1500 स्क्वायर फुट में आपका इजीली, क्योंकि क्या होता है कि बैग को हम एक एक करके नहीं लगाते हैं दीपक जी, हम बैग को क्या करते हैं कि थ्रेड वाइज लगाते हैं, डोरी के साथ लगाते हैं इसको। हाँ, लेकिन जो वो कितना केजी का होता है एक बैग में? कोई ये लिमिटेड 2.5 किलो के तकरीबन हमारा जो 2.5 बैग किलो होता है वो के? 2.5 किलो के आसपास होता है। और 1 किलो मशरूम जो होता है हम तकरीबन 15 किलो भूसे के ऊपर चढ़ाते हैं, जो अच्छे हमें पैदावार अगर चाहिए। लोग तो 20 किलो पे भी चढ़ाते हैं, 25 किलो पे भी चढ़ाते हैं, बट हमको अगर अच्छी खेती निकालनी है तो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि वी हाउ टू सेव अवर स्पॉन। हम चाहते हैं कि एक एक लिमिट में स्पॉन लगे और 2.5 किलो का एक बैग बने, उसमें 3 लेयर हम मशरूम लगाते हैं। और तीनों लेयर में बहुत खूबसूरती के साथ मशरूम बाहर आती है। और एक बैग से तकरीबन आप 800 से 900 रुपए, कभी कभी 1000 रुपए भी कमा लेते हैं। एक बैग से मैं जो बात कर रही हूँ, एक बैग से तकरीबन 1000 रुपए तक भी आप कमा सकते हैं। तो एक डोरी अच्छा, पे मेरा कम से कम आपके जी जी एक सवाल मेरा और है कि जी अगर हम सोचे अगर कोई प्लानिंग करें कि एक तो जी मुझे 50,000 यानी 50,000 कुंटल मैं मानूं, क्योंकि अगर ओके, मशरूम अगर देखोगे आपको बड़े बड़े क्वांटिटी में करना पड़ेगा। अगर आप छोटी क्वांटिटी पचास में हजार करोगे तो कुंटल मुझे लग रहा है हम्म हम्म ज्यादा उसमें मार्जिन नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है 50 रुपए का 60 रुपए एग्जैक्टली का मिलता है, कई बार खराब हो जाएगा, कई कई सारी कंडीशंस है उसमें। जी तो जी आदमी अगर जी ये जी सोचेगा कि बड़े प्लांट पे किया जाए तो वो हम्म किसको सप्लाई करे? सबसे पहले तो हमने ये सोचना पड़ता है कि वो किसको सप्लाई करे, कैसे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बनाए। जी सर, और जो ड्राई आपने मशरूम, बहुत जैसे कि ड्राई मशरूम भी हो जाता है, कुछ हाँ लोग कहते हैं कि अचार बन जाते हैं मशरूम के, ड्राई मशरूम जी, का आप चटनी बनती है, निकाल। बढ़िया बनती है। लेकिन जी हाँ, लेकिन अगर हम तो गढ़वाल में करें तो गढ़वाल के लोकल में तो लोग खरीदते नहीं है। सर यही है, क्योंकि लोगों को ना अभी तक डिगरी मशरूम के बारे में पता नहीं। उन्हें काफी लोगों को तो मटन मशरूम के बारे में भी थोड़ा सा नहीं पता है, क्योंकि वो लोग कभी कभी काफी लोग हैं जो कभी गांव से बाहर ही नहीं गए। और गांव में कभी भी बटन मशरूम या डिगरी मशरूम कभी आया नहीं है। पहली बार हमारे क्षेत्र में पहली बार मैंने लॉन्च किया है ये डिगरी मशरूम। एंड द पीपल्स आर वेरी हैप्पी, दे आर ईटिंग वेरी नाइसली, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट डेवलप हुआ। अभी ये दौरान में मैं आपको बताती हूँ कि ये दौरान में क्या हुआ कि जब जो है नॉनवेज पूरा का पूरा बंद हो गया, बकरा काटने वाले वहां नहीं थे और चिकन विकन अवेलेबल नहीं था, तो वो टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने 5,500 की मशरूम बेची है। मतलब पीपल्स आर लिटरली कि अरे वो छोटा छोटा है वो भी निकाल के दे दो और ये भी दे दो। तो जो एक अमीनो का जो एक बॉडी में जो एक होता है कि भाई हमारी याददाश्त के लिए खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। तो लोगों को जब हमने डिलीवर किया तो लोगों को टेस्ट भी अच्छा लगा। उनको मटन के जब मैंने उनको बोला है कि भाई आप इसे बिल्कुल मीट की जैसे बनाएं, आप उसमें मतलब पानी बहुत ज्यादा ना करें, ड्राई फॉर्म में बताएं। मैं ज्यादातर जब भी मेरे अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं जो बहुत ही इंटरेस्ट से बनाते हैं तो मैं उनको सोचती हूँ कि उनको क्लासेस भी दूं कि कैसे बनाता है, क्योंकि मुझे मेरा पैशन है कुकिंग बहुत ज्यादा। तो मैं उस पैशन को भी जिंदा रखना चाहती हूँ। तो मैं कई बार उनको बोलती हूँ पुलाव में बनाओ, कभी मैं बोलती हूँ नूडल्स के साथ बनाओ, कभी मैं कहती हूँ उनके पराठे बनाओ, कभी मैं कहती हूँ कि आप जो है मशरूम मटर बनाइए, मशरूम चिकन बनाइए। जो ढिगरी मशरूम है वो बटन मशरूम से थोड़ा हार्ड होता है, तो आप उसे तो मटन वैसे के साथ भी ये बना सकते मशरूम हैं। जी मशरूम जो है, मशरूम की जी वैरायटी कितनी होती है? और कोई एक मैंने सुना भी है कि एक मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया है कि हाँ वो कह रहा था कि हाँ वो 200 से 300 रुपए किलो वाला भी मशरूम होता है। तो मशरूम जी, की बिल्कुल वैरायटी होता कितनी है। है?
और सर, एक खाने मतलब वैसे बहुत तो लोग, मशरूम कई की लोग देखो, जी बिजनेस अगर आदमी बिजनेस करे तो बिजनेस माइंड से आदमी ये सोचता है कि जो सबसे महंगा वाला है मैं उसी का उगाऊं। वीडियो लोगों नहीं, के, ज्यादातर लोगों के माइंड में तो यही होगा हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ कि हाँ जो हाँ हाँ, ज्यादा बिल्कुल महंगा बिल्कुल। मशरूम है, जो ज्यादा महंगा हम्म, मशरूम है मैं उसको उगाऊं, जो सस्ता मशरूम है मैं उस पर क्यों करूँ फोकस। ये भी लोगों के बिल्कुल। दिमाग में एक आइडिया रहता होगा। तो मशरूम, जी एक तो सर। मुझे ये बताइए हमारे दर्शकों को कि कितने प्रकार के मशरूम्स हैं, मतलब होते हैं, और उसमें से किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपका चेहरा जी, थोड़ा धुंधला हो गया है। मेरे ख्याल से मेरा वीडियो ये नहीं चल रहा है, शायद ठीक ऑडियो है, तो चल ठीक, रही है। ठीक, चल गया, चल हाँ, गया, चल गया, वीडियो चल रहा है। हो गया, वीडियो इज जी, वर्किंग। जी, जी, मेरे यस सर। no, मेरे उधर स्टक हो गया है वीडियो, एक सेकंड। वीडियो जी, नहीं आ रहा है क्या? हाँ, मेरे उसमें थोड़ा स्टक हो गया था। जैसे आप सही कह जी, रहे हैं, आप एक तो कनेक्ट मैं कर लो। आपको पहले, जी, पहले मैं एक तो आपको ये बता दूं कि आपने जैसे कमर्शियल लेवल पे आप पूछ रहे हैं, तो कमर्शियल लेवल पे जो है 20 लाख का जो है लोन मिल रहा है देखो हॉर्टिकल्चर की लोन, तरफ से। वैसे तो हम कहते हैं, गवर्नमेंट भी कहती है कि लोन मिलता जी है। कितनी परेशानियां उठानी, मुझे लग रहा है 50 चक्कर तो वहाँ, क्योंकि मैंने अभी एक मैं बताऊं, हमारे एरिया में जी कोई है, वो जी फलों की जी जी उन्होंने बगीचे किए हैं। तो जब मेरी एक बार जी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी जी सब कहने वाली बात है कि लोन मिलते हैं, ये मिलते हैं, जी लेकिन जी जी रियल में जी इतने धक्के खाने पड़ जाते हैं, वहाँ जान पहचान लगानी पड़ती है, उनको पैसे देने पड़ जाते हैं। जी उन्होंने जी कहा बहुत सारी जी जी परेशानियां हैं, लेकिन अपने पास बजट एग्जैक्टली। होना चाहिए, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। बिल्कुल, मैं जो मेरी जो हॉर्टिकल्चर के साहब हैं, मिश्रा जी हैं, इज अ वेरी नाइस गाय। तो वो हमें सब बातें हमें बताते हैं। उन्होंने हमें ये भी कहा है कि आप हॉर्टिकल्चर के थ्रू ये सब जो है मशरूम के लिए जो है 20 लाख तक का लोन भी मिलता है। मैंने, मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें भी उन्हीं से सब राय लेके ये जो बताया था, जो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, मैंने उसी का जवाब दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा था उसमें 10-50% का जो होता है सब्सिडी होता है। क्योंकि आपने अभी आर्टिकल्स देखे होंगे कि न्यूज़पेपर में भी आप काफी चीजें आती हैं कि मशरूम पे जो है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगती है या बड़ा प्लांट आप जब लगाते हैं, सेटअप करते हैं, तो उसमें भारत सरकार जो है हमको जो है बेनिफिट दे रही है। और दूसरी चीज है, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे लगाना है, तो बड़े पैमाने पे लगाने वालों को पहले हम ये बोलते हैं कि पहले आप बिजनेस पे जो है रिसर्च कीजिए, बिजनेस क्या है क्या नहीं है, आप किस तरीके से अपने सामान को कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, ये चीज पहले कीजिए। क्योंकि मैं किसी के साथ भी इस तरीके का कमिटमेंट नहीं करती हूँ कि आप लगाइए मैं लूंगी, अब पता चला वो 1 कुंटल मेरे ले आए मेरे सामने, तो मैं क्या करूंगी? बिकॉज ऑलरेडी मैं और किसानों को, जो छोटे किसानों का, हम उनको बोलते हैं कि अगर आपका नहीं बिकता है तो आई कैन प्रोसेस दैट मटेरियल, और मैं वो प्रोसेस करने के बाद मार्केट में लॉन्च करूंगी। बट बड़े पैमाने पे हम किसी के साथ इस तरीके का कमिटमेंट नहीं करते। हम कहते हैं, मैं जब भी किसी बड़े आदमी से मिलती हूँ जो कमर्शियल लेवल पे इसके साथ जुड़ता है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उसे, इंटरनेट मीडिया इतना फास्ट हो चुका है, आप जाइए और बात कीजिए। जैसे मेरे कल की बात है कि मैं यहाँ पर सब्जी लेने गई थी, एंड इट्स अ बिग स्टोर, बड़ा स्टोर था। मैंने उनको पूछा कि ढेगरी मशरूम आपके पास बटन मशरूम है? बोला हाँ। तो मैंने कहा एक पैकेट दे दीजिए। मैंने कहा भाई एक बात सुनिए, आप जो है मिल्की मशरूम, सॉरी, ढेगरी मशरूम को प्रचार प्रसार करते हैं? तो बोले मैडम बहुत कम लेवल पे आती है। तो मैंने कहा अगर मैं आपको दूंगी तो आप बेचेंगे? तो उन्होंने कहा डेफिनेटली हम बेचेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर मैंने कहा जैसे मैडम कह रही हैं, वही है कि 100% यू हैव टू गिव योर 100% एवरीवेयर। अगर आप गली गली कुचे कुचे बड़े बड़े मॉल्स में यहाँ जाकर जब तक आप फाइंड आउट नहीं करेंगे, देखिए कोई किसी के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकता है। मैं जाऊंगी तो वो मेरे लिए फाइंड आउट करूंगी। मैं उन छोटे किसानों का हाथ पकड़ना चाहती हूँ, बड़े इंडस्ट्रीज का हाथ नहीं पकड़ना चाहती हूँ। मैं उनका साथ खड़ा होना चाहती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ, उनको भी मैं यही बोलती हूँ, भाई पहले अपने अगल बगल में बेचने की कोशिश के, नहीं बिकेगा देन आई कैन टेक योर रॉ स्टफ, और मैं उसको जो है अपना ड्राई फॉर्म में, आपका सुक्सा में, आपकी चटनी में, आपके जो भी है बढ़िया बनाने में, जी सेवई मैम। बनाने में, जो नमकीन सेवई, उसके लिए मैं करूंगी। बट जो बड़े कमर्शियल लेवल पे जो मेरे से बात पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि दिल्ली में जो मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है दिल्ली में, और हमारा बेनिफिट ये है कि डिगरी मशरूम जो हम लगा रहे हैं, वो अगर हम अर्ली मॉर्निंग हम उसको तोड़ते हैं 3-4 बजे के आसपास, तो मेरे ख्याल से रामनगर में, अगर वो रामनगर वाले ही थे कोई, तो उन्होंने, भाई साहब ने मुझसे कहा था, तो मैंने कहा देखिए अगर आप कमर्शियल लेवल पे लगा रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ, आपको अगर दिल्ली पास पड़ता है, मुझे तो लगता है देहरादून से ज्यादा तो दिल्ली पास पड़ता है, तो आप वो जो सुबह 9:30 बजे वाली ट्रेन भी चलती है रामनगर से दिल्ली के लिए, आप उस पर भी जा सकते हैं अपना सामान ले जाके। दूसरा है, आप गाड़ी करके जो है 5 घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं। तो डिंगरी मशरूम खराब नहीं होती है। तो मैं कहती हूँ कि आप दिल्ली में बेच लीजिए,
या दिल्ली वाले वेंडर को जब लगेगा पता कि भैया इतना अच्छा आ रहा है और मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली ही विल सेंड हिज व्हीकल टू पिक दैट मटेरियल। तो वहां पर क्या है कि आपको खुद का बिजनेस पहले डेवलप करने से पहले मार्केटिंग करना जरूरी है। मैं ये हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि मैं आजकल न्यूज में बहुत सुनती हूँ कि किसी के सामने बहुत सारी जो है लेमन ग्रास लगा दी, किसी ने बहुत सारी हल्दी लगा दी, किसी ने बहुत सारी लौकी लगा दी। मैं हमेशा लोगों को यही राय देती हूँ, इसीलिए मैं स्वरोजगार मिशन के साथ जुड़ी हूँ। मैं कहती हूँ भाई कि जब आप कोई भी चीज लगाते हैं तो यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट, कि आप क्या करना चाहते हैं। अभी मेरे साथ एक लड़की जुड़ रही है जो एयर हॉस्टेस है दिल्ली में, तो उनका बीच में अभी बंद हो गया है मुझे लगता है। तो तो उन्होंने मुझसे पूछा मैम क्या करूँ। मैंने कहा देखिए मैम, आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और आप जो है नेट के थ्रू उनसे बताइए, डिग्री मशरूम का प्रचार प्रसार कीजिए, बताइए कि इसमें ये क्वालिटी है, इस तरीके से खाया जाता है, बनाइए उसके डिशेस बना बना के बताइए ऐसा होता है, आप इसको इसमें खा सकते हैं, आप इसको दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर रेगुलर रूटीन में आप खाते हो मशरूम, तो डेफिनेटली आपकी जो ताकत है, इम्यूनिटी लेवल वो हाई रहता है। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं लोगों को कि आप प्रचार प्रसार से जुड़ने लग जाइए, और जब आपका मशरूम निकलेगा तो आप कांटेक्ट बनाते जाइए लोगों के साथ। दीपक जी, लगाना बहुत आसान है, कोई चीज को बेचना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं पहले मार्केट करें, पहले मार्केट करें। जी हाँ, जैसे कि पहले मार्केटिंग की तरफ ध्यान दें। लोकल एरिया में एक विजय चौधरी थे, उन्होंने एक अम्बे ग्रुप है, उन्होंने बताया था कि सबसे पहले मार्केट करें, उसके बाद आप बिजनेस के बारे में सोचें। ठीक है मैम, मेरा बस आपसे शायद एक लास्ट ही क्वेश्चन होगा। जी बताइए। आपका नेटवर्क भी थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, मैं तब तक तो आपका नेट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है जी, अभी कैसा है? आवाज आपका ब्रेक हो रहा है। हेलो जी। हाँ दीपक भाई, मैं तो सिर्फ कहूंगी कि पहले मार्केटिंग आप करें। जितना अच्छा आप मार्केटिंग करेंगे, मशरूम लगाना इट्स नॉट अ बिग डील। मैं तो जाती हूँ लोगों के घरों में लगाती हूँ। मैं अपने जितना नैनी डांडा क्षेत्र में काफी कैप्चर कर चुकी हूँ। मैंने छोटे छोटे शिविर भी लगाए हैं। शिविर इन द सेंस कि आई एम गोइंग टू गिव ट्रेनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दिया लोगों को। मैंने मटेरियल भी अपनी तरफ से दिया है। मैंने ये कहा है कि जो खर्चा होगा, 20 से 25 लोगों को मैंने कहा था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग और मटेरियल भी दूंगी, और मैंने वो वायदा निभाया है भारत सरकार के साथ। ऐसा बात नहीं है। जो मिनिस्टर जी हमारे गांव में आए थे, उनके सामने मैंने वायदा किया था कि मैं दूंगी, और मैं उनके सामने ही नहीं, मैं पहले से भी गांव के लोगों को कह रही थी कि भाई आइए सीखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारा जो मशरूम है आज के डेट पे मैं 200 रुपए किलो उस मशरूम को बेचती हूँ, और मेरे साथ साथ जो है गाँव के कम से कम 15 से 20 या 20 से 25 लोग जो है इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और वो कर रहे हैं। बट ये कोरोना की वजह से प्रॉब्लम ये हो गई है कि मशरूम नहीं हो पा रहा है, स्पॉन नहीं मिल पा रहे हैं। तो आने वाले साल में हमारी ये प्लानिंग है कि मैं खुद के मशरूम खुद लगाऊंगी, क्योंकि नैनीताल से भी हमारे पास जो है कुमाऊं से भी बहुत ऑर्डर आते हैं कि मैडम हमें मशरूम के स्पॉन चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो खुद ही देहरादून से मंगाती हूँ। तो नेक्स्ट ईयर जो है मेरा ये रहेगा कि मैं मार्केटिंग जो है अपना स्पॉन की भी मार्केटिंग में खुद करूंगी। और मैं लोगों को ये भी सिखाना चाहती हूँ कि जो आप खाली एक मशरूम से ही धंधे से ही नहीं जुड़ रहे हो, बिजनेस से नहीं जुड़ रहे हो, आप उसका रॉ मटेरियल भी अपने पास रख सकते हो जो आपको लगाने का है, आप उसे बेच सकते हो। क्योंकि रामनगर के वो एरिया में कहीं पर भी इसका रॉ मटेरियल नहीं मिलता है। उसके पॉलिथीन बैग्स नहीं मिलते हैं, उसके जो डोरियां हैं उस तरीके का नहीं मिलता है, उसकी जो है स्पॉन वहां अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप वहां पर अपने ये सब स्टोर भी करते हैं तो एक बिजनेस हम उनको भी ये देते हैं कि भाई आप उसके साथ जुड़ेंगे, रॉ मटेरियल के साथ भी जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली लोग आपके पास आएंगे। जो देहरादून जाएं या दूसरी जगह जाएं या सोलन जाएं उतनी दूर लेने के लिए, तो आप अपने वाला जो मटेरियल है वो सारा का सारा इसमें रख के और आप अपनी सेल भी कर सकते हैं, और उनका रॉ मटेरियल खरीद के भी आप उसको ड्राई करके अपने पास बेच सकते हैं। इसका रॉ मटेरियल घर में बना सकते हैं या फिर देहरादून से ही लेना पड़ेगा या रामनगर से लेना पड़ेगा? नहीं, जैसे रॉ मटेरियल में आपका जो है भूसा हो गया, चावल का भूसा हो गया, गेहूं का भूसा हो गया, और हम दालों पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर दालों का भी जो है सोयाबीन की दाल वगैरह है उसका जो निकला हुआ भूसा होता है उस पर भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि अगर फ्री में ही कुछ निकल जाए तो किसानों को थोड़ा सहायता हो जाए, मदद हो जाए। तो उसके लिए हमें जो है पीपी बैग्स हम मंगाते हैं। स्पेशली जो ये स्पेशल बैग्स होते हैं, ये एक लोकल पॉलिथीन बैग नहीं होता है, ये स्पेशल बैग्स होते हैं। ये स्पेशल बैग्स तो ये अगर ये आप मंगाते हो तो ये एक बैग कितने का पड़ता है? ये एक बैग दो रुपए के आसपास हमें पड़ जाता है। 2 रुपए के आसपास तकरीबन। ओनली 2 रुपए का एक बैग, जो आप कह रहे हो कि 2 केजी का होता है? नहीं, 2.5 किलो 2 किलो का बैग काफी बड़ा। 2 किलो का अंदर एम्प्टी बैग, 2 रुपए का एम्प्टी बैग हमें कोई है।
नहीं, जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो कितने का पड़ेगा? यानी अगर 2.5 किलो का जो आपके पास रॉ मटेरियल है, वो कितने रुपए का हाँ, है? वो जो हम जो बनाते हैं बैग्स, वो 60 से 70 रुपए में हम एक बैग देते हैं। उसमें हमारा स्पॉन भी होता है, भूसा भी होता है, और जो हम जो लागत पे लगवाते हैं, लोग जो बैठ के काम करते हैं गांव वाले हमारे साथ, तो उनकी मजदूरी मिला के हम, अगर कोई काफी हमें ऑर्डर्स आते हैं कि भाई हमें पैक बैग्स चाहिए, हम नहीं लगाना चाहते, हम सीधे डायरेक्ट बैग को लॉन्च करना चाहते हैं कि भाई हमने मशरूम के बैग लॉन्च करने हैं सीधे के सीधे, तो वो 60 से 70 रुपए का एक बैग पड़ता है हमको। तो उसमें स्पॉन तो भी है, और उसमें जो मटेरियल है जी, जो हाँ, मटेरियल है वो यानी एक्सपायर भी होता है, या फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए हो गया है? सर उसमें जो है कोई चीज एक्सपायर नहीं होती है, सिर्फ स्पॉन छोड़ के। और जो भूसा है आपका, आप एक बार जब बैग बना देते हैं तो वो भूसे को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं दूसरे उसके लिए। बट हाँ, अगर हम जो बैग लगाते हैं, वो बैग्स में होल किया जाता है, एक टेक्निक होती है उसको लगाने की, उसमें होल किए जाते हैं। तो मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि भाई अगर आप बैग को जो है आराम से भरेंगे, उसको प्रेशर नहीं मारेंगे, वो फटे ना, तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। बाय अननेसेसरी वी हैव टू गो फॉर अ न्यू बैग एंड न्यू बैग एंड न्यू बैग। तो हम ये बोलते हैं कि भाई आप उसको आराम से जो है, जब खाली कर रहा हो आराम से खाली करें, धोएं उसको साफ पानी से, स्प्रे जैसा मार के पानी से, एंड रीयूज कर सकते हैं, उसको दोबारा से यूज कर जी जी। सकते हैं। बट जैसे भूसा है, मैं तो इसमें ये फायदा है कि जो भूसा बाहर निकलेगा आपका, तो उसमें जो सड़े गले जो मशरूम के जो स्पॉन्स होते हैं वो हो जाते हैं, बाकी बचे। तो भूसा एक तरफ डालना है, और अगर आप बैग फेंकना चाहते हैं, फट गया है, तो वो 2 अलग अलग गड्ढे बना के, वो बैग भी थोड़े टाइम के बाद 1-1.5 साल में वो भी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो भूसा है वो भी आपको अपने खेत वेत में जी, डालने के काम आ मैं जाता है जी। आपसे मैं अभी 1-2 क्वेश्चन और पूछ लूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा नो प्रॉब्लम। है सोनिका। इशू चल रहा है। कविताएं मैं कह रही हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक मुद्दे पे नहीं लिखती हूँ, स्पेसिफिक नहीं है। जो मुद्दे चल रहे होते हैं करंट में, वो मतलब खुद ब खुद कुछ विचार ऐसे बनते हैं कि मैं उस विषय पे लिख लेती हूँ। मैं किरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत अच्छा काम वो कर रही हैं पहाड़ के लिए, पहाड़ की थैंक यू सो लोगों के लिए, पहाड़ मच। और क्षेत्रवासी और जो हमारी पौड़ी की जनता है वो भी आपका सहयोग करे और कुछ अच्छा आउटपुट निकल कर आए। मतलब मेरी ऐसी आपके लिए भगवान से प्रार्थना है, माँ कालिका से प्रार्थना है हाँ, कि धन्यवाद बहुत अच्छा आपका। आपके जो ये प्रयास हैं ये सफल हों और इसका बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिले। दीपक जी, अगर मैं कविता की बात करूं तो मैं समसामयिक विषयों पर लिखना पसंद करती हूँ, और मैं 1-2 कविताएं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आपका समय भी आपके पास भी शायद समय कम है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप सुन पा रहे हैं दीपक जी? जी बिल्कुल, जी अगर मैं बिल्कुल। पहाड़ मतलब पहली जो मेरी कविता है वो तो मैं जी जी, एक कविता मैंने पहाड़ की महिलाओं पर लिखी थी। 2 कविताएं आपके साथ शेयर करूंगी, लिखी तो मैंने बहुत सारी हैं। अ, पहाड़ों की जो महिला होती है वो मुझे लगता है कि पहाड़ की जैसी ही होती है, बहुत ही मजबूत और बहुत ज्यादा कर्मठ और बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं, दृढ़ शक्ति वाली। तो वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है, वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है। झटपट झटपट पहाड़ों पर चढ़ती है, सरपट सरपट वो उतरती है। सिर में बोझ गोद में बच्चा, सिर में बोझ गोद में बच्चा, आराम कहाँ वो करती है। वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है। तलाश चारे की करते करते पेड़ पहाड़ नदियों में वो चढ़ती उतरती है। तलाश चारे की करते करते पेड़ पहाड़ नदियों में वो चढ़ती उतरती है। गहरी खाइयों को देखकर भी, गहरी खाइयों को देखकर भी कहाँ वो सिहरती है। वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है। दिन भर की भागम भाग में, दिन भर की भागम भाग में जरा सा आराम जो वो करती है। नशे में धुत पौरुषता से, नशे में धुत पौरुषता से रोज का संघर्ष फिर वो करती है। वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है। यौवन के वो स्वर्णिम पल, यौवन के वो स्वर्णिम बरस चूल्हे में वो फूंक देती है। आग की गर्म लपटों से भी, आग की गर्म लपटों से भी कहाँ वो झुलसती है। वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है। ऐसे ही वो जीती है, ऐसे ही मर लेती है, ऐसे ही वो जीती है, ऐसे ही मर लेती है। साहस की सभी सीमाओं से परे, साहस की सभी सीमाओं से परे कई अनकहे आयाम वो गढ़ लेती है। वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है। वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है। ये कविता मैंने पहाड़ की महिलाओं पर लिखी थी,
और मुझे लगता है कि काफी कुछ रिलेट करती होगी बाहर की महिलाओं से। सॉरी मैम, मैं आपसे जी एक जी बात कहना चाहूंगी, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, कि आपने जो नहीं लिखा नहीं है मैम। ना, ये मैंने देखा है और आपकी एक एक कही भी बात में ऐसा लगता है कि आप सच में वहां पे आपने वो फेस किया है, बिकॉज मैंने वो सब फेस किया है, मैंने वो देखा है। मैं मातृशक्ति को बहुत सैल्यूट करती हूँ, और सच कहूँ तो पुरुष तो वहाँ है ही नहीं, जो है वो मातृशक्ति है, और मातृशक्ति की इतनी बड़ी पावर है कि जिससे हमारा पहाड़ उठा हुआ है, जो झुका नहीं है कहीं पे। तो आपकी कविताओं में एक हाँ एक शब्द जो है वो वाकई में काबिले तारीफ है, और ऐसा लगता है कि जैसे आपने उनके बीच में बैठ के लिखा हुआ है ये बातें। जी जी जी, सही बात है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहूंगी किरण मैम कि मेरा कभी पहाड़ों से कोई ताल्लुक नहीं रहा अभी तक। मतलब मेरी जब जॉब मैंने 2016 में ज्वाइन करी, उससे पहले तक मेरे को मतलब पहाड़ों में बहुत ज्यादा उल्टियां होती हैं गाड़ी में, तो मैं बहुत मुझे डरती थी। भी मतलब था। मेरा देहरादून में ही पढ़ाई एग्जैक्टली। लिखाई सब देहरादून में हुई। हम्म, हम्म, जी जी हाँ, तो मैं मतलब बचपन से देहरादून ही रही, तो जब मेरी जॉब लगी उससे पहले मैं ये सोचती थी कि मुझे कभी पहाड़ ना जाना पड़े, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब होती है। बहुत ऐसा नहीं बड़ा। कि मुझे पहाड़ अच्छे नहीं लगते, मुझे जी जी। पहाड़ बहुत बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैं पहाड़ों में जाने से इसलिए डरती थी कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। और ईश्वर ने कुछ ऐसा किया कि मेरी जॉब भी अल्मोड़ा में लगी और मेरी शादी भी पौड़ी में हुई। तो मेरे को जी मतलब जी। पहाड़ में ही रहना है, अब जॉब भी पहाड़ में पहाड़ करनी में है और रहना। ससुराल भी पहाड़ में ही है। एग्जैक्ट। तो मैंने कब काफी बारीकी से उसके बाद जो चीजें मैं पहले सोचती थी, जो चीजें मैं बाहर सुनती थी, वो चीजें मैंने मतलब कहते हैं फेस टू फेस अनुभव किया भी। वही लिख सकते हैं जो अनुभव जहाँ करेगा। मेरी जॉब थी वहां पर भी, और जहाँ जी 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 जी, बहुत जी मैम। बढ़िया। आपने जो लिखा है वो एक्चुअली मुझे लगता है कि जब कोई किसी चीज को लिखता है तो उसमें कहीं ना कहीं फीलिंग्स भी होती हैं, और हम समझते हैं, यानी जब जब हम किसी चीज को समझते हैं तो उसको उसके ऊपर लिख पाते हैं। तो आपने उस चीजों को अच्छी तरीके से समझा हुआ है, तो इसलिए आपने इतनी अच्छी कविता लिखी है। और सच में गांव में जो हमारे माताएं बहनें हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और यानी पहले से, यानी ये पुराना टाइम से हुआ आता है कि उनके लिए इतना मतलब घरेलू काम होता है कि बहुत ज्यादा। दीपक जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, शायद नेटवर्क मेरे में तो। जी जी किरण जी, मुझे लग रहा है उनका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर जी रहा है। आपको मेरी हाँ। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस एक ही मेरा सवाल है, हम भविष्य में जरूर दोबारा जुड़ेंगे और हम बहुत सारी बातें लेके आएंगे दोबारा से, तो बहुत बिल्कुल सारे और बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। लेके आएंगे। बस मेरा आपसे बस मैं एक ही सवाल जी ये है कि आप ना जैसे कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो, जी और ट्रेनिंग दे रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना नियम हो सके तो अपना नंबर या कोई ऐसा रेफरेंस नंबर दें ताकि लोग आपसे पूछें और किस तरीके से वो करें, क्योंकि हाँ। आपने बहुत डीपली चीजें बताई हुई हैं, और आगे भी हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे। एक दो चीजें आपसे और बता दूं कि हमारे जो कीवी एक जो पटवाल भाई हैं, अनूप पटवाल भाई हैं, वो अपना बीरो खाल में कर रहे हैं कीवी का। जो लोग सोलन जाते हैं कीवी के पौधे लेने के लिए, तो वो वहां पर जो है बीरो खाल में कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती कि पब्लिक वहां ना जाके बीरो खाल से उनसे ना आप कीवी के पौधे लेते हैं जो सर्दियों के टाइम पे लगा सकते हैं। और कीवी इज अ वेरी गुड जो फ्रूट है, वो आपके इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है और काफी चीजों से, बीमारियों से दूर रखता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है उसमें। तो मैं उनको भी प्रमोट करती हूँ। साथ में एक उत्तरकाशी से हमारे जगमोहन भाई हैं जो एप्पल का बिजनेस करते हैं, ऑर्गेनिक एप्पल्स हैं, उनके साथ मैं जुड़ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ, साथ में हमारी नीलम नीलकंठ दीदी हैं जो मतलब अपना जो है जौनकोट में उनका जो हब है, वो भी काफी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे उनसे भी मदद मिलती है, कई बार मैं उनसे भी सीखती हूँ। एंड अभी जो मैंने एक दो चीजें हैं दीपक जी, जरा मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं अगर आपका 2 मिनट है। मैंने इस तरीके का, ये देखिएगा, हमने एक बनाया है, मैंने खुद बनाया अपने हाथों से, सेंटेड कैंडल्स हैं
जो तुलसी के साथ बनाया है कि ये एक अच्छी सी एरोमा के साथ जब ये जलेगा तो अच्छी सी एरोमा के साथ ये जो है आपको खुशबू देगा और एक शांति देगा। इस तरीके से हम जो है मार्केट में लेते हैं, बट मैंने अपने हाथ से खुद ये बनाया है कल शाम को दिखाने के लिए आप लोगों को कि हम इस तरीके से जो है ऑर्गेनिक चीजों से जुड़ रहे हैं। और ये सारे के सारे मैं जो है लोकल्स पे फोकस कर रही हूँ, जो हमारी जंगली घास है उस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम उनसे जुड़ रहे हैं। फिर दूसरी चीज है कि मैंने इस तरीके से एक कहिएगा तो सोप बनाया है। इस तरीके से मैंने एक सोप भी बनाया है। ये गोट मिल्क पे बना हुआ सोप है। हम इसे रेगुलरली यूज करते हैं और ये बहुत ही अच्छा है फेस के लिए, बॉडी के लिए। तो इस तरीके से कि मैं जो नई आने वाली जनरेशन है, जो हमारी बहू बेटियां हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो थोड़ा गोबर वगैरह से परहेज करती है कि ना हाथ नहीं लगाड़ मामा गंदा हो जाता, हाथ खराब, तो उन लोगों के लिए मैं ये नया चीज लॉन्च करने वाली हूँ अपने गृह उद्योग के लिए, महिलाओं के साथ जुड़ने के लिए। तो एक नया क्रिएटिविटी रहेगा, कुछ नया वर्क है। और सोप में हम ज्यादातर क्या है कि काफी चीजें डाल सकते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। जैसे हमारे गांव में जो है एक जो है मैं एक दो नाम पढ़ लेती हूँ बिकॉज मैंने उस पर थोड़ा सा लिखा, थीसिस किया है कि क्या है। एक तो जो होता है सुमैया सुना, पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं होगा। मैंने भी पहली बार सुना जब मैं गांव में जुड़ी। मेरी फुफे सासू जी हैं और वो 80 साल की हैं। तो कहीं शादी होती है तो हमारे गांव में सुमैया बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। पीले रंग का फ्लावर होता है और उसकी जड़ों को इस्तेमाल किया जाता है उपटन बनाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आगे, और उससे बहुत स्किन आपकी बहुत फेयर होती है। ज्यादातर नई ब्राइड्स, ग्रूम और ब्राइड के उसमें हमने यूज किया जाता है। दूल्हा दुल्हन की जब हल्दी लगती है वो टाइम पे हम सुमैया यूज करते हैं। तो उसके बाद है बाजू भी एक तरह का जो होता है पत्ता होता है जी, उसको भी हम अब जो है नए जो। सॉरी मैम, बस हम 1 मिनट के लिए मैं आपसे बात करता हूँ। बस 1 मिनट के लिए हम, मुझे लग रहा है रमोना जी से ले लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है गाँव में थोड़ा फिर हम तो रूम में बैठे हुए हैं, तो हम तो कभी भी बातें कर सकते हैं 12 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बस लास्ट जो रमोना जी से अगर सुन रहे हैं, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। जी रमोना जी। जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी, आप कभी कविता के बारे में जैसे कह रहे थे, तो अब आप कह रहे थे 2 कविता आपने लिखी। कविता, ये पहली वाली कविता तो आपकी बहुत अच्छी थी, जिसमें आपने अपनी हमारे माता बहनों के लिए आपकी जो पीड़ा है, जिस तरीके से आपने उसका वर्णन किया है, बहुत खूबसूरत है। तो आप और कुछ आप कुछ और सुनाना चाहेंगे? आप 2 कविता कह रहे थे। हाँ, बस कुछ पंक्तियां कह के मैं अपनी बात को खत्म जी बिल्कुल। करूंगी। ये कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना से पूरी दुनिया में जो मेरी कविता है, थोड़ी कोशिश की गई है इस कविता के माध्यम से पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी लाने की। जी, तो बस मैं इस कविता से अपनी बात को खत्म करूंगी। चारों ओर अंधेरा घना, आवाज आ रही है? मेरी कविता है सुबह फिर मुस्कुराएगी, सुबह फिर मुस्कुराएगी। आ रही है आवाज। चारों ओर अंधेरा घना, चारों ओर अंधेरा घना, आकाश काले बादलों। मुझे लग रहा है वहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। रात को ज्यादा हो जाता है गाँव में। हाँ, वो नेटवर्क, सब लोग नेट चलाते हैं ना, तो इसलिए रात को हाँ सब लगे होते हैं, तो थोड़ा सा हो ही जाता है समय। चलो फिर भी मैं 2-4 पंक्तियां सुना के बात को खत्म करती हूँ, है ना? चारों ओर अंधेरा घना, आकाश काले बादलों से सना, रातें लंबी उदासी भरी, लेकिन शीघ्र स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन शीघ्र स्थितियां बदल जाएंगी, देखना एक दिन सुबह फिर मुस्कुराएगी। दिन रात सन्नाटे भरे, रोज जख्म हरे के हरे, दिन रात सन्नाटे भरे, रोज जख्म हरे के हरे, मौत पर मौत का तांडव, मौत पर मौत का तांडव, लेकिन जिंदगी को मौत कब तक डराएगी, लेकिन जिंदगी को मौत कब तक डराएगी, देखना सुबह एक दिन मुस्कुराएगी। मुंह बांध हाथ धो, मुंह बांध हाथ धो, अदृश्य शत्रु से सब डरो, मरने से भला घुट घुट कर जीना, मरने से भला घुट घुट कर जीना, जहरीली हवा एक दिन बदल जाएगी, जहरीली हवा एक दिन बदल जाएगी, देखना एक दिन सुबह फिर मुस्कुराएगी।
लाचारी मुश्किलें परेशानियां, लाचारी मुश्किलें परेशानियां, मुफलसी गुमनामियां, मुफलसी गुमनामियां, हिम्मत से ही हालात बदलेंगे, हिम्मत से ही हालात बदलेंगे। बारिश पर्वतों को कब तक डराएगी, बारिश पर्वतों को कब तक डराएगी, देखना एक दिन सुबह फिर मुस्कुराएगी। मानवता से प्रकृति की जंग, धरा है आत्म चिकित्सा में मलंग, मानवता से प्रकृति की जंग, धरा है आत्म चिकित्सा में मलंग। माना रिश्ते इनके हैं अति तंग, लेकिन धरा संग मानवता फिर गुनगुनाएगी, देखना एक दिन सुबह फिर मुस्कुराएगी। गम छट जाएंगे, हर्ष बढ़ जाएंगे, गम छट जाएंगे, हर्ष बढ़ जाएंगे। रोशनी आएगी चहु और बेशक, रोशनी आएगी चहु और बेशक। वीरों को मुश्किलें कब तक डराएंगी, वीरों को मुश्किलें कब तक डगराएंगी, देखना सुबह एक दिन फिर मुस्कुराएगी। ना हमेशा अंधेरा रहा, ना हमेशा अंधेरा रहा, ना रोशनी रही सदा। दौर बुरा है दहशत का, माना कि दौर बुरा है ये दहशत का, लेकिन कल दहशत सुकून से हार जाएगी, लेकिन कल दहशत सुकून से हार जाएगी, देखना सुबह एक दिन फिर मुस्कुराएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद सोनिका नमोदा जी, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद दीपक जी, आपने हमें इस मौका सम्मेलन के दिया। लिए, और जल्दी हम फ्यूचर में भी कुछ नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। जरूर जरूर, बहुत 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 धन्यवाद। मैम का भी बहुत बहुत, किरण मैम अरे आपका भी नहीं, बहुत मुझे बहुत तो बहुत, धन्यवाद। आप पहाड़, मैं पर्सनली आपका नंबर लेके फोन करूंगी आपको। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आप बहुत कर रही हैं श्योर। पहाड़ के लिए, अच्छा लग रहा है देखकर। नहीं ठीक है नहीं, दीपक अरे जी, बहुत बहुत शिक्षक धन्यवाद जी आपका। नमस्कार। बहुत नमस्कार। जी किरण जी बताइए अब। मैंने जैसे आपको बताया कि जो लेडीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं अभी जो है, तो इस तरीके से हम जो है आप देख सकते हैं सेंटेड जो है कैंडल्स बना रहे हैं। उसके बाद हम सोप बना रहे हैं, होममेड सोप बना रहे हैं। तो इसको हम जो है, ये जो भी ये सामान है, इस सामान को जो है हम लोग जो है अपना जो है होम स्टे के उसमें यूज करने वाली हूँ। मैंने जैसे कहा था कि हमारे पास जो है स्वरोजगार योजनाओं में होम स्टे भी है, और होम स्टे के हम तैयारी करेंगे, अगले साल से स्टार्ट करेंगे। ये बिजनेस को भी हम जो है मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि रामनगर में बहुत सारे होटल्स हैं, छोटे बड़े होटल्स हैं। हम वहाँ पे सैंपल पीसेस देंगे बना बना के, एंड उनको कहेंगे कि आप टेस्ट कीजिए। आप जो है टूरिस्ट वालों को, टूरिज्म जो आपका टूरिस्ट आते हैं उनको जो है आप यूज करने के दीजिए, बाथरूम में जो फेस वॉश करने के लिए वगैरह जो देते हैं। तो ये वाले सोप के जो है छोटे छोटे डेमो पीसेस हम देंगे, और हम लिखवाएंगे, हम उनसे उनसे जो है जानकारी भी लेंगे कि डू यू लाइक और नॉट, ये हार्श तो नहीं है, आपको कैसा लगा, आपका स्किन फ्रेंडली है या नहीं है। तो इस तरीके से हम इस बिजनेस को भी डेवलप करेंगे। और मेरे आने वाले एनजीओ में मैं लॉन्च करने वाली हूँ हमारे जो है सेंटेड कैंडल्स जो है, ये एरोमा को देंगे, और इसके हम जब सारा का सारा जो है लोकल आइटम्स हम यूज करने वाले हैं। और इस तरीके से हम जो है ये जो है इस तरीके से रोज शेप में या डिफरेंट काइंड ऑफ शेप में जो है हम जो है इस तरीके के साबुन भी जो है गांव की महिलाओं के साथ हम जुड़ रहे हैं, और इस तरीके से हम जो है उनको जो है वहां पर शिक्षित करेंगे। जो छोटे छोटे रोजगारों से हम उन्हें जोड़ने के, छोटा रोजगार बट अमाउंट बड़ा हो पैसे का, जो उनकी जो है रेगुलर नीड जो है वो पूरी हो सके। तो उस तरीके से भी मैं उन लोग के गांव की महिलाओं के साथ जो है अपना जो है एनजीओ के थ्रू जुड़ना चाहती हूँ। दूसरा है, मैं जो है अभी जो है कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो बेटर है कि मैंने कहा सोचा कि मैं कुछ 3 महीने में यहाँ पे जब से हूँ, 2 ढाई महीने से, तो कुछ सीखूं जो मैं गाँव जाके सीखा हूँ। तो मैं अपने दिमाग को कभी भी खाली नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हूँ। और कुछ क्लासेस मैंने ज्वाइन किए हैं, जो जैसे सेंटेड कैंडल बनाने की, दूर बैठ के भी वो लोग हमें सिखाते हैं। केक बनाने की सीखा है, तो केक जो है हम कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं। आपको माइक्रोवेव की जरूरत नहीं है, आपको अंडों की जरूरत नहीं है, आप कप केक्स बना सकते हैं। तो वो भी मैंने सीखा है गाँव की लेडीज के लिए। और यहाँ से जाने के बाद जैसे वो सुबह फिर से आएगी, खूबसूरत सुबह, बहुत अच्छी ढंग से जो मैम बता के गई हैं, तो एक आशा की किरण हमारे मन में जो जगा के गई हैं मैडम, तो डेफिनेटली वो सुबह जरूर आएगी, और वो सुबह आने ही चाहिए उस सुबह को। एंड वी आर डिस्परेटली वेटिंग फॉर दैट सुबह कि वो आएगी और हम ये सब लॉन्च करेंगे। और हमारी जो कम्युनिटी है, जो गढ़वाली पीपल्स हैं, हमारे जो कुमाऊनी पीपल्स हैं, हमारे जो भी हैं उत्तराखंड जिसके अंतर्गत जो भी लोग आते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, वो सभी लोगों को हम नए तरीके से जोड़ेंगे और एक सशक्त और एक मजबूत उत्तराखंड बनाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ दीपक जी आपसे।
जी, जी मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, और आप इस तरीके से कार्य करते रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए, और आप महिलाओं के लिए जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। और मैं चाहूँगा कि आप कभी भी लोगों को, जैसे लोग चाहते हैं कि उनको ट्रेनिंग चाहिए इस जी, जी, तरीके जी। की, नहीं तो आप कोई फेसबुक पेज भी बता सकते हैं, या किस तरीके से लोग आपसे जुड़े हैं, नहीं वो आप सर, आप इसमें हमारे मेरा दर्शकों को बता। जो आपका वाला है ना, इसमें आप मेरा नंबर डाल सकते हैं 77 जो आपके पास है, वो नंबर आप नोट कर सकते हैं। पीपल्स कैन कॉल मी 9 o'clock टू टिल 7 o'clock इवनिंग तक। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैंने पिछले वाले मेरे इसमें भी कहा था इंटरव्यू में, एंड आई रिसीव सो मेनी कॉल्स मुझे रिसीव की थी, और मैंने उनको बताया भी आप इस तरीके से जुड़ सकते हैं, इस तरीके। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास मैं एक ओपन माइंड से चलती हूँ। मैं कहती हूँ जिसको बेकरी आइटम में अच्छा लगता है वो बेकरी करे, जिसको आपका ये कैंडल बनाने में इंटरेस्ट है वो कैंडल बनाए, जिसको सोप बनाने में इंटरेस्ट है वो सोप बनाए। मैं तो यहाँ तक भी, मेरे एक जो है पूजा ध्यानी करके है, पूजा करके एक लड़की है नैनी डांडा में, जिनका जो है अपना पार्लर का बिजनेस है। तो मैंने उनको ये भी कहा है कि जो दूर दराज से गाँव से जो लड़कियां आती हैं या बहुएं आती है, जो नई हमारे नए जमाने की हैं, उनको पूछिए आप कि उनको क्या सीखना है, आईब्रोज बनाना सीखना है, फेशियल ब्लीच सिखाना है, तो आई पे यू, आप सिर्फ उनको सिखाएं, और वो अपने ही गांव में रहकर अपना बिजनेस डेवलप करें, जो उन्हें उतनी दूर आना जाना ना पड़े, और वो जो है वहीं पर आकर जो है अपने बिजनेस को जो है वहीं से जो है डेवलप करे। तो हम चाहते हैं कि लोग इस तरीके से भी जो है काम कर सकते हैं। दूसरा है जिसको सिलाई सीखनी है, मैंने ये भी कहा है सिलाई वाले मैडम लोगों से कि भाई अगर आपको सिलाई सिखा दे तो अपने गाँव के लोगों को सिलाई सिखाएं, आई कैन पे, मैं आपको आपकी सिलाई सिखाने का पैसा दे सकती हूँ, और लोग जो है एक तरीके से, लेडी जो है सशक्त रूप से जो होती है अपने पाँव पे खड़ी रह सकती हैं और काम कर सकती हैं। तो इस तरीके से भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी पर निर्भर ना रहें और अपने काम पे खुद करें और खुद कमाएं और खुद खाएं, अपने पाँव पे खड़े हों, स्वावलंबी बने, परावलंबी नहीं होना चाहिए आदमी को। जी जी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद किरण जी। नहीं, धन्यवाद की कोई बात जी, नहीं, हम हमने नए आपने मुद्दों मंच के दिया साथ बताने। फिर दोबारा जुड़ेंगे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप और आपने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है और बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से बताया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को डीपली पता चले, तो इसलिए आपने काफ़ी चीज़ों को कवर भी किया है। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और महाकाली सम्मेलन में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, धन्यवाद फ्यूचर में हम महाकाली ज़रूर का और जुड़ेंगे। आप लोगों का। जी, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मंच दिया और हमने अपने दिल की बात लोगों तक पहुँचाई, क्योंकि एक मंच एक ऐसा माध्यम है जो हमें काफ़ी लोग जानने लग जाते हैं, पूछते हैं, और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। क्योंकि घर-घर जाकर हम ये सब नहीं बचा सकते हैं। तो धन्यवाद करना चाहूँगी आपका, और अलग मंचों का भी जिन्होंने हमें स्थान दिया अपने मंच पे और जगह दी, और ये बताने की हमने कोशिश की कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर हमारे अंदर हिम्मत है और हम 100% दे सकते हैं, क्योंकि हमने भी गाँव को पहली बार रूबरू देखा है 1.5 सालों में, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी परेशानियाँ जो होती हैं मैंने फेस की हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट द पेन है वहाँ पे, बट उसके पेन के साथ भी अगर हम खुशी ढूँढ सके तो ये हमारा अहोभाग्य होगा। और हम चाहते हैं कि उनको एक हल्के-फुल्के काम से उनके मनोरंजन के साथ जोड़ें लोगों को, महिलाओं को और बच्चों को, तो वो खुश हो रहेंगे और एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप कर सकेंगे। जी, दीपक जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, दीपक जी धन्यवाद आप लोगों का, और सुनने हम वाले सभी श्रोताओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका टाइम बहुत बहुमूल्य है, पैसे तो आदमी खर्च कर सकता है पर समय नहीं होता है लोगों जी, के जी, पास। तो मैं सही बात है। कृतार्थ हूँ सब लोगों के लिए कि जो लोग टाइम निकाल के हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनकी, और तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मंच मिला है, मंच में बात की है। आप हमसे मिल सकते हैं, दिगोली खाल में हम रहते हैं। मेरा नंबर है 7738552869, और दूसरा नंबर आपके पास है दीपक जी, तो आप वो दोनों ही नंबर फ्लोट कर सकते हैं अपने इसमें, और कोई भी मुझे कभी भी कॉल करना चाहे 9 o'clock टू 5 o'clock इवनिंग या 7 o'clock इवनिंग तक मैं अवेलेबल रहती हूँ, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जी, दीपक जी, जी, बहुत-बहुत। बहुत-बहुत धन्यवाद।